हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर 8 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, पूरे सिलेबस से देखेंगे और कितने क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हैं। 20 to 21 क्वेश्चंस आर देयर जो कि काफ़ी रिपीट होते हैं एग्जाम में हर बार। तो आप पास्ट ईयर के पेपर को एनालिसिस करोगे ना उनका, तो आपको पता चलेंगे ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं। ये मैं यहाँ पर क्लेम नहीं करूंगा यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, मैंने पेपर सेट नहीं किया, बट येस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इतना मैं अश्योर करता हूँ। और उसके साथ साथ यू कैन कंसीडर दीज क्वेश्चंस एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके साथ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैंने PYQs है उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है 8 मार्क और 3 मार्क की। राइट, तो आप उस वीडियो को भी जरूर से देख लेना, वहाँ से भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद उसका आंसर एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से आंसर को अटैम्प्ट करना है, क्या आपकी एक तरीके से आंसर राइटिंग, क्या टिप्स होनी चाहिए। राइट, और यहाँ पर हम फिर स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यहाँ पर मैं ये मान के चलूंगा कि आपने जो बुक 1 और बुक 2 की 1 शॉट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है आपने उनको देख ली है। बिकॉज यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्विकली चलूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताने हैं, तो थोड़ा क्विकली मैं चलूंगा। और यहाँ पर आपने अगर उन वीडियोस को देखा है ना, तो आपको ये वीडियो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बाकी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ सभी क्वेश्चन के आंसर्स को। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको एलिमेंट्स बताने हैं जो कि कंसीडर किए हिस्टोरियंस ने टू एनालाइज महाभारत, और आपको एफर्ट्स बताने हैं VS सुक्थांकर के एंड हिज टीम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। तो किस प्रकार से क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया गया महाभारत का, उसके साथ साथ कौन से एलिमेंट कंसिडर करते हैं हिस्टोरियंस महाभारत का एनालिसिस करने के लिए। और में क्वेश्चन आया हुआ है डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ VS सुक्थांकर इन रिकंस्ट्रक्टिंग सोशल हिस्ट्री थ्रू द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो आंसर हम देखते हैं। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको खाली VS सुक्थांकर का कंट्रीब्यूशन बताना है। और इस वाले के अंदर 2 पार्ट में पूछा है। पहले वाले में कि आपको पहले तो एलिमेंट बताना है जो कि हिस्टोरियंस कंसिडर करते हैं, उसके बाद आपको VS सुक्थांकर के क्या जो कंट्रीब्यूशन था, किस प्रकार से क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया गया, वो आपको बताना है। तो पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसका देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें कौन से एलिमेंट को कंसिडर किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा महाभारत का एनालिसिस करने के लिए। तो देखो यहाँ पर हिस्टोरियंस ये देखते हैं ना कि कोई भी उनको टेक्स्ट मिल रहा है तो उसका वो पता लगाते हैं कि उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका ऑथर क्या है, कब और उसको कहाँ पर कंपोज किया गया, उसी के बाद वो उसको यूज़ करते हैं हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो वैसे यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में पता लगा जाता है कि महाभारत संस्कृत में लिखी है, उसके साथ साथ और भी लैंग्वेज में भी लिखी है, और जो संस्कृत यूज़ हुई है महाभारत में वो सिंपल है दैन दैट ऑफ द वेदास और ऑफ प्रशस्तीज। उसके बाद कंटेंट देखा जाता है। कंटेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो नरेटिव हो गया, एक हो गया डायडेक्टिक। नरेटिव के अंदर कौन सी स्टोरी वाला पार्ट लिखा है, और डायडेक्टिक के अंदर जो सोशल नॉर्म्स हैं उनके बारे में मेंशन है, लाइक भगवत गीता सोसाइटी के लिए जो मैसेज है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि दोनों में एक तरीके से ऐसा वाटर टाइट नहीं है, कभी कभी ऐसा होता था नरेटिव वाले पार्ट में डायडेक्टिक है और डायडेक्टिक वाले पार्ट में नरेटिव ऐड किया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, आपको 1 शॉट वीडियो में और भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपको पहले 1 शॉट वीडियो को देखना है, फिर इसको देख के समझो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपका रिवीजन होगा। उसके बाद खुद से वीडियो को पॉज करके आंसर को रीड भी कर लेना, फिर देखना कितनी बढ़िया माइंड में क्लैरिटी आती है। और जिस तरीके से मैंने अटैम्प्ट किया है आप उसी तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का, क्या हमें बुक की लैंग्वेज लिखनी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप समझ लो और आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट द पॉइंट शुड बी रेलेवेंट। ऑथर्स की यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ओरिजिनल स्टोरी है उसको कंपोज किया गया चैरियट और बार्ड्स के द्वारा, जो भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं उनको ले जाते थे, जो योद्धा हैं जैसे कि कौरव हो गए, पांडव हो गए, उनको ले जाते थे यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके ब्राह्मण्स ने क्या किया, इसको लिखना शुरू कर दिया महाभारत को, और हम जो कंट्रीब्यूशन मानते हैं वो व्यास का मानते हैं कि वेद व्यास ने यहाँ पर जो महाभारत है उसको यहाँ पर कंपाइल किया है। डेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो नरेटिव वाला पार्ट है वो बिटवीन 200 BCE टू 200 CE के बीच में लिखा गया है, और जो नरेटिव वाला पार्ट लिखा गया है इसमें, और जो डायरेक्टिव वाला पार्ट है वो बिटवीन 200 CE टू 400 CE के बीच में लिखा गया है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा जो महाभारत है उसका एनालिसिस करने के लिए। उसी के बाद इन सभी चीज़ को देख के हम यूज़ करते हैं उसको टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर VS सुक्थांकर का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है।
राइट तो यहाँ पर वी एस सुक्थांकर का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस जो प्रोजेक्ट था वो 1919 में स्टार्ट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ, यहाँ पर अंडर द लीडरशिप ऑफ ए नोटेड इंडियन संस्कृतिस्ट। तो यहाँ पर जो संस्कृतिस्ट हैं वी एस सुक्थांकर, यहाँ पर क्या था, उसके साथ साथ कई सारे और भी डजन ऑफ स्कॉलर थे। इनका काम था क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर करना है, मतलब कि जो भी अलग अलग पार्ट है हमारे यहाँ पर जो इंडिया के, उसमें से जो भी यहाँ पर टेक्स्ट है उसको हमें कलेक्ट करके लेकर आना है, और जो भी उसमें से हमें कॉमन लगता है उसको हमें क्या करना है, कंपाइल कर देना है और एक टेक्स्ट प्रिपेयर करना है। तो इनिशियली इसका मतलब था कि कलेक्ट करना है संस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स को ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन अ वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। उसके बाद यहाँ पर एक कंपेयर करते हैं जो भी वर्सेज हैं हर मनुस्क्रिप्ट से। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, वो जो भी इनमें कॉमन लगता है उनको, उसको वो वहाँ पर लिखते हैं, और 13,000 पेजेस की हम बोल सकते हैं किताब तैयार की जाती है, और उसको 47 ईयर्स लगते हैं कंप्लीट होने में इस प्रोजेक्ट को। उसके साथ साथ आपको मिलेगा देखने को कि सेवरल कॉमन एलिमेंट्स हैं संस्कृत वर्जन के अंदर, ठीक है, हमें कॉमन एलिमेंट मिलेंगे। तो एविडेंट इन मनुस्क्रिप्ट फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ टू केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ, यानी कि आपको कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे। तो जो संस्कृत यहाँ पर हम बोल सकते हैं, जो यहाँ पर महाभारत है उसकी जो भी स्टोरी है उसको लेकर हमें कॉमन एलिमेंट्स भी मिलते हैं। उसके साथ साथ जो अलग अलग रीजन है उसके अंदर से हमें रीजनल वेरिएशन भी मिलती हैं, स्टोरी को अलग तरीके से वहाँ पर बताया हुआ है। तो इन द वेज इन विच द टेक्स्ट हैड बीन ट्रांसमिटेड ओवर द सेंचुरीज दीज वेरिएशंस वर डॉक्यूमेंटेड इन फुटनोट्स। तो फुटनोट्स क्या होती है, कोई भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, सपोज आपने कुछ भी लिखा, यहाँ पर 1 लिख दिया, अब 1 के बारे में नीचे आप इन्फॉर्मेशन दोगे उसके बारे में, यानी फुटनोट है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है कि वैन इश्यूज ऑफ सोशल हिस्ट्री वर एक्सप्लोर फॉर दिस फर्स्ट टाइम, जब यहाँ पर सोशल हिस्ट्री के बारे में पता लगाया गया, हिस्टोरियंस को लगता था कि जो भी यहाँ पर इन टेक्स्ट में लिखा है उसको डेफिनेटली फॉलो किया जाता होगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, बल्कि जब इन्होंने और भी टेक्स्ट को एनालिसिस किया, डिफरेंट टेक्स्ट को, उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक तरीके से इन चीज़ों को कभी कभी रिजेक्ट भी किया जाता था, इनको यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था। तो हमने वी एस सुक्थांकर का कंट्रीब्यूशन देखा किस प्रकार से 1919 में प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या काम था, जो भी यहाँ पर कॉमन चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पर कॉमन चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करके लेकर आना है, जो भी अलग अलग टेक्स्ट है कॉमन चीज़ों को एक जगह लिखना, एक जगह हमें लिखना है, और 13,000 पेजेस के अंदर इसको लिखा गया, 47 ईयर लगते हैं, कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, वेरिएशंस भी हैं। इस प्रकार से आपको इसका आंसर प्रिपेयर करना है और लिखना है एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिस्क्राइब द एविडेंसेस सजेस्टिंग दैट ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन अबाउट किनशिप एंड मैरिजेस वर नॉट यूनिवर्सली फॉलो ड्यूरिंग द महाभारत एरा। कि जो आपको महाभारत के अंदर से एविडेंस बताने हैं और ये बताना है कि जो ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन है किनशिप के बारे में और मैरिजेस के बारे में उनको यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था, तो आपको एविडेंस बताने हैं। तो द एविडेंस सजेस्टिंग दैट ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन अबाउट किनशिप एंड मैरिजेस वर नॉट यूनिवर्सली फॉलोड ड्यूरिंग द महाभारत एरा वर एज फॉलोज। तो देखो आपको यहाँ पर बताना होगा कि किनशिप के बारे में, तो किनशिप का पहला रूल था पैट्रीलिनियल सक्सेशन, यानी कि होगा क्या यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर किसी भी जो फादर है उसकी डेथ होगी तो उसके रिसोर्स उसको उसके सन को मिलेंगे, राइट, और यहाँ पर जो बड़ा बेटा होगा उसको मिलेंगे। अगर यहाँ पर राजा है वो, तो राजा की डेथ के बाद जो थ्रोन है, गद्दी है, राजगद्दी, वो किसको मिलेगी, उसके बड़े बेटे को मिलेगी। लेकिन हमें मिलता है एविडेंस कि जो यहाँ पर धृतराष्ट्र थे, ठीक है, धृतराष्ट्र वो ब्लाइंड थे और वो बड़े बेटे थे, ठीक है, इनके जो फादर थे उनके वो बड़े बेटे थे लेकिन वो ब्लाइंड थे, इसलिए जो उनके यंगर ब्रदर हैं जो पांडु थे उनको थ्रोन मिला था हस्तिनापुर का। तो यहाँ पर ये तो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अगेंस्ट में है, यहाँ पर तो बड़े बेटे को गद्दी मिलती थी, लेकिन यहाँ पर महाभारत के अंदर थोड़ा सा क्या हुआ, छोटे बेटे को गद्दी दी गई थी, बिकॉज वो क्या थे, जो यहाँ पर ब्लाइंड थे। उसके साथ यहाँ पर आफ्टर दी प्रीमेच्योर, लेकिन पांडु की यहाँ पर फिर प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, फिर यहाँ पर जो धृतराष्ट्र हैं उनको फिर से किंग बना दिया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये था ब्राह्मणिकल नॉर्म्स में, आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ पर जो विमेन है उनको अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपनी जो एक तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उनको वो क्या करे, इनहेरिट करे, और एक तरीके से हम बोल सकते हैं वो किंग बने। लेकिन प्रभावती गुप्त का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, तो प्रभावती गुप्त के एग्जाम्पल के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि विमेन ने भी एक्वायर किया थ्रोन जब इनके यहाँ पर हस्बैंड की डेथ हो जाती है। इट मीन्स जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स हैं, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं ब्राह्मण्स ने, उनको हर जगह फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पर यह भी बोला जाता है कि ये माना जाता है कि कुछ लोग देखो ऐसा मानते हैं कि
यहाँ पर जो कजन्स हैं उनको भी अपनी फैमिली का पार्ट मानते हैं, और ये भी बोला जाता है कि जो कजन्स हैं उनके अंदर मैरिज नहीं होगी बिकॉज वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस रूल को भी तोड़ा जाता है, जैसे कि हमें देखने को मिलेगा फॉर एग्जाम्पल इन सम प्लेसेस मैरिंग कजन्स आर रिगार्डेड। तो यहाँ पर मैरिंग एक तरीके से कजन्स में शादी हो रही है उसको पाप माना जाता है, और अदर्स यहाँ पर, और अगर हम देखें वेयर एज अदर्स डू नॉट कंसिडर कजन्स टू बी ब्लड रिलेटेड एंड मैरी अमंग कजन। तो मैरिज मिलेगी कजन्स के बीच में, लेकिन ब्राह्मण नॉर्म्स जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कजन्स के बीच में मैरिज हो रही है उसको यहाँ पर बोलते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कजन्स के बीच में मैरिज नहीं होनी चाहिए। और अगर आप देखोगे तो हम बोल सकते हैं जो अर्जुन हम देखेंगे और जो यहाँ पर सुभद्रा, वो एक तरीके से कजन थे बट तभी उन्होंने शादी की थी, तो इट मीन्स इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, एंड यू हैव टू गिव द एविडेंस फ्रॉम द महाभारत। उसके साथ साथ यहाँ पर हम बोलेंगे कि ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर एक्सोगैमी है, मतलब मैरिज आप कर रहे हो यूनिट के बाहर, जो आपका कुल है उसके बाहर, जो आपका क्लैन है या फिर आप यूनिट बोल सकते हो, तो उसके बाहर आप फैमिली का पार्ट बोल सकते हो उसको, जो पूरी यूनिट है हमारी। तो जो एक्सोगैमी है उस यूनिट के बाहर शादी करना उसको डिज़ायरेबल माना जाता था, लेकिन महाभारत के अंदर हमें ऐसा मिलेगा देखने को कि इसको फॉलो नहीं किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर सातवाहंस मिलेंगे, सातवाहंस जिन्होंने यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया और जो डेक्कन वाला पार्ट है उसमें रूल किया, वो पॉलीगीनियस थे, मतलब एक तरीके से उनकी क्या थी, हैड मोर देन वन वाइफ। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या था, उन्होंने क्या किया, जो हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर गोत्र को लेकर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। इन्होंने क्या किया, जो सातवाहन की जो वाइफ है उन्होंने अपने फादर के गोत्र को नहीं छोड़ा और अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट भी नहीं किया। उसके साथ साथ जो सातवाहन किंग्स थे उनकी वाइफ थी, दोनों का हम बोल सकते हैं दोनों का गोत्र मिलता भी है, लेकिन गोत्र सिस्टम के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फादर का गोत्र छोड़ना पड़ेगा, और अपने अगर वीमेन है तो मैरिज के बाद, और अपने हस्बैंड का गोत्र जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। सेम गोत्र के मैरी भी नहीं कर सकते, इस प्रकार की चीजें मिलती हैं। उसके साथ साथ एक्सोगैमी को माना जा रहा है ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अंदर, लेकिन ये फॉलो करते थे एंडोगैमी। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स हैं, इनको यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जा रहा है। और हमने कुछ एविडेंसेस महाभारत से दिए हैं, कुछ हमने एक दो एविडेंस दिए हैं और भी डायनेस्टीज से, लाइक हम बोल सकते हैं सातवाहंस, राइट। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है, एंड यू कैन मेंशन द प्रभावती गुप्ता वाला एग्जाम्पल हेयर ऑल्सो, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बताता है, यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है आपको स्ट्रक्चरल और स्कल्पचरल फीचर्स ऑफ द सांची स्तूपा। तो 4+4 करके ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो पहले आप सांची स्तूपा के बारे में बता दोगे थोड़ा सा कि सांची स्तूपा वॉज बिल्ड इन द 3rd century BCE, और इसको वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्तूपास बोला जाता है इन इंडिया। इट डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1989। तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है, डिक्लेयर किया गया 1989 के अंदर। अब इसके जो स्ट्रक्चर है उसका आपको फीचर बताने हैं स्ट्रक्चरल, और जो स्कल्पचर आपको मिलेंगे उसके फीचर बताने हैं। तो देखो जो स्ट्रक्चर है उसके फीचर में आप बताओगे अंडा होता है, और आपको ये बना के आना है। कैसे बनाओगे, तो सिंपल है, आप इस तरीके से माउंट बना देना, राइट। उसके ऊपर आप यहाँ पर हर्मिका बना सकते हो, ये यहाँ पर जो है यष्टि हो गया, उसके ऊपर आप इस प्रकार से जो फ्लैग है वो बना सकते हो, जो फ्लैग नहीं अम्ब्रेला हम बोल सकते हैं, जो अम्ब्रेला है यू कैन ड्रॉ दैट ऑल्सो। उसके बाद यहाँ पर आप रैलिंग बना दोगे, रैलिंग इस प्रकार से है। यू कैन मेंशन अबाउट द तोरण, तो 4 तोरण मिलेंगे, तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना के आ जाना। तो अंडा मिलेगा, तो अंडा क्या है, सेमी सर्कुलर माउंड है। हर्मिका मिलती है, हर्मिका जो कि बताती है कि देवताओं की, गॉड की रहने की स्थान है ये। और यष्टि आपको मिलेगी, उसके ऊपर आपको छतरी अम्ब्रेला मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो रैलिंग मिलेगी जो कि वेदिका हम बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर क्या करती है, इस सैक्रेड सेंटर को सेपरेट करती है, ये जो रेलिंग है आउटर वर्ल्ड से। उसके बाद आप यहाँ पर मिलता है कि देखो जो ये रेलिंग है ना, ये रिजेंबल करती है कि ये वुड की बनी होगी या फिर एक तरीके से बैम्बो की, बट ऐसा नहीं है कि स्टोन ये इसकी बनी थी, बल्कि स्टोन की बनी थी, ठीक है। जो ये सांची स्तूप में बनी है ये स्टोन की बनी है, लेकिन रिजेंबल हमें लगता है किस प्रकार से है कि ये वुडन की बनी है या फिर बैम्बू की बनी है। उसके साथ साथ आपको तोरण मिलेंगे, तोरण के बारे में, ठीक है। तोरण के बारे में यू कैन मेंशन, ये गेटवेज हैं, आपको 4 गेटवे मिल रहे हैं ना, ये 4 गेटवेज भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर के जो फीचर बताने हैं, अंडा, हर्मिका, यष्टि जो कि छतरी है, और यहाँ पर वेदिका एंड तोरण, 5-6 चीज़ें आप मेंशन करोगे, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दोगे। उसके बाद यहाँ पर देखो ये सभी चीज़ें मैंने वन शॉट में बताई हैं, प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका दोबारा से रिवीजन होगा, बिकॉज उन्हीं टॉपिक को मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो स्कल्पचरल फीचर्स हैं सांची स्तूपा के, अगर उनकी बात करें तो आपको मिलेगा वेशंत्र जाटक की जो स्टोरी है वो डिपिक्ट की हुई है। वेशंत्र जाटक के अंदर ये था कि एक स्टोरी मिलती है प्रिंस की,
जिन्होंने अपना सब कुछ पूरा ब्राह्मण को दे दिया जो भी उनके पास था, और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर फॉरेस्ट में रहने चले जाते हैं। तो उसका पूरी जो स्टोरी है उसको डिपिक्ट किया गया है। तो हमें ये मिलेगा देखने को कि यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, स्कल्पचर वगैरह, किसको, हिस्टोरियंस को, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी स्टडी कर रहे हैं पास्ट को, पास्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी टेक्सचुअल एविडेंस मिल रहे हैं, जैसे कि आपको ये वैश्यंत्र जाटक मिला होगा, उसको वो क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं इन स्कल्पचर की मीनिंग को फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि यहाँ पर किया गया है वैश्यंत्र जाटक के अंदर। तो इसको पहले रीड किया, उसके बाद उस स्कल्पचर को देखा तो पता चला दोनों की स्टोरी सेम है। इट मीन्स इसी चीज़ को डिपिक्ट किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आपको एम्प्टी सीट मिलेगी अंडर ट्री, व्हील मिलेगा, स्तूप मिलेगा। तो जो एम्प्टी सीट है वो क्या दर्शाती है, वो आपको दर्शाती है मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। व्हील क्या दर्शाता है, जो फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया था, पहली स्पीच दी थी बुद्धा ने। और स्तूप दर्शाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है, डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। उसके बाद यहाँ पर और भी आपको मिलेंगे, शालाभांजिका का आपको मिलेगा एक स्कल्पचर, जो कि हम बोल सकते हैं एक ब्यूटीफुल वीमेन है, जो कि जो ट्री है उसको उन्होंने होल्ड कर रखा है, और एक तरीके से वो झूल रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो ट्री को होल्ड करके थोड़ा सा स्विंग कर रही हैं। तो ये शालाभांजिका का हमें स्कल्पचर मिलता है। और पॉपुलर बिलीफ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं एक ऐसी वीमेन थी जिनके टच करने से जो ट्रीज हैं उनमें फ्लावर आ जाते थे और वो फ्रूट बियर करने लग जाता था ट्री। डिपिक्शन मिलता है एनिमल्स का, लाइक एलिफेंट, हॉर्सेज, मंकी, कैटल, ये सभी मिलते हैं। एनिमल एक तरीके से हम बोल सकते हैं उनको यूज़ किया जा रहा है ह्यूमन की एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़ को दर्शाने के लिए, लाइक एलिफेंट हम बोल सकते हैं, जिनको डिपिक्ट किया जा रहा है सिग्निफाई करने के लिए स्ट्रेंथ एंड विजडम। जो स्ट्रेंथ है, विजडम है, ह्यूमन बींग्स की पावर कितनी है, जैसा हाथी पावरफुल होता है वैसे ह्यूमन के पास भी काफ़ी पावर होती है, स्ट्रेंथ होता है, विजडम होता है, इस प्रकार से। उसके बाद हमें मिलता है गजा लक्ष्मी या फिर माया का जो स्कल्पचर है वो मिलता है, जो कि हमें पता चलता है कि दो एलिफेंट है, जो कि हमें लग रहा है कि वो अभिषेक कर रहे हैं, जो कॉन्सिक्रेशन है वो कर रहे हैं। और ये बोला जा रहा है कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा ये माया है, मदर ऑफ दी गौतम बुद्धा, लेकिन कुछ का मानना ऐसा है कि ये गॉडेस है उनकी, गजा लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर के फीचर्स और स्कल्पचर दोनों फीचर्स हमें मिल रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, आपको बताना है कैसे स्तूपास बनते थे। तो ये 2 मार्क में पूछा जा सकता है, 2 मार्क इन द सेंस 8 मार्क के क्वेश्चन में आपको लिखा होगा 2 + 6 = 8। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि सांची स्तूपा क्यों सर्वाइव कर पाया और अमरावती क्यों नहीं कर पाया। तो स्तूपास कैसे बनते थे, तो हमें जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं स्तूपास पे वो मिलते हैं ऑन द रेलिंग्स एंड पिलर्स ऑफ द स्तूपास। तो उनमें डोनेशंस के बारे में लिखा है कि मैं एक फार्मर हूँ, मैंने ये चीज़ डोनेट करी, मैंने इतना पैसा दिया स्तूप को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। इस प्रकार से हमें क्या मिले हैं, हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। और ये जो डोनेशन है कौन देता था, सातवाहन किंग्स देते थे। जो मैंने आपको गिल्ड्स के बारे में बताया था, जो श्रेणीज हैं, जो श्रेणीज के बारे में हमने स्टडी किया, श्रेणीज, तो जो मर्चेंट के ग्रुप होते थे, ठीक है, जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मर्चेंट्स के ग्रुप होते थे, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे कि आइवरी वर्कर्स हो गए, जिन्होंने वन ऑफ दी जो गेटवे है सांची का, उसको बनाने के लिए पैसा दिया है। हु फाइनेंस पार्ट ऑफ वन ऑफ द गेटवेज एट सांची। उसके साथ साथ डोनेशन दिए जाते थे वीमेन के द्वारा, मैन के द्वारा, जो कि मेंशन करते थे नेम्स हो गए, हु मेंशन देयर नेम, समटाइम एडिंग द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ से वो आ रहे हैं उसके बारे में मेंशन करते थे, ऑक्यूपेशन के बारे में मेंशन करते थे, नेम ऑफ द रिलेटिव्स। इवन भिक्कूज एंड भिक्कुनीज भी क्या करते थे, डोनेशन में को एक तरीके से स्तूप को बनवाने में कॉन्ट्रीब्यूशन देते थे, डोनेशन देते थे। तो हमें कैसे पता चलता है, जो भी हमें वहाँ पर क्या मिल रहे हैं, जो भी हमें मिल रहे हैं इंस्क्रिप्शंस, उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी है कि स्तूप कैसे बन रहे हैं। लोग डोनेशन दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के डोनेशन दे रहे हैं लोग, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, भिक्कुज हो गए, भिक्कुनीज हो गए, किंग्स हो गए, वीमेन, मैन, हर प्रकार का आदमी डोनेशन देके जा रहा है। उसी की मदद से यहाँ पर स्तूप कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। और करवाता कौन था, यहाँ पर हम बोल सकते हैं किसके अंडर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती थी, राजा के अंडर, किंग। सांची स्तूपा क्यों सर्वाइव कर पाया, तो आप सांची स्तूपा के बारे में थोड़ा सा मेंशन करोगे। देखो कोई भी क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, बुक में इंफॉर्मेशन कम दिया ना, थोड़ा उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन बता दो 1-2-3 लाइन में, उसके बाद मेन चीज़ को लिख दो, ताकि आपका 8 मार्क के अकॉर्डिंग लगे तो सही ना आंसर, बट इररेलेवेंट थिंग मत लिख के आ जाना उसके अंदर। तो जो सांची स्तूप है ना, उसको अशोका ने बनवाया। बाद में हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंगा हैं, सातवाहन हैं, वो भी इसमें काफ़ी एडिशन करवाते हैं। और इसको ये लोकेटेड है एमपी के अंदर, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको 1989 के अंदर डिक्लेयर किया गया। यहाँ पर क्या था, मैंने आपको बताया था वन शॉट वीडियो के अंदर भी, जो यहाँ पर
हम बोल सकते हैं यूरोपियंस थे वो इंटरेस्टेड थे कि जो गेटवेज हैं, तोरण्स हैं, उनको लेके चले जाएं, लेकिन यहाँ पर शाहजहां बेगम क्या करती हैं, उनको कन्विंस करती है, उनको बोलती है कि आप इसकी जो प्लास्टर कास्ट कॉपी है वो लेके चले जाओ और ओरिजिनल यहीं पर रहने दो, तो वो सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। उसके बाद इनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम मनी प्रोवाइड करती हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए। और यहाँ पर जो जॉन मार्शल थे, जिन्होंने मैंने आपको बताया था ना कि 1924 के अंदर इन्होंने क्या किया, जॉन मार्शल ने डिक्लेयर किया कि देखो हमने एक नई सभ्यता खोज निकाली, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वही जॉन मार्शल हैं ये। तो जॉन मार्शल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर मतलब डिक्लेयर तो वहाँ पर करते हैं 1924 के अंदर। यहाँ पर वो डेडिकेट करते हैं इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची। सांची के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था, सुल्तान जहां को वो देते हैं। उसके साथ साथ वो क्या करती हैं, वहाँ पर म्यूजियम बनवाती हैं, गेस्ट हाउस बनवाती हैं, और जो वॉल्यूम्स यहाँ पर एक तरीके से प्रिपेयर की जा रही हैं उनको पब्लिश करने के लिए फंड भी प्रोवाइड करती हैं। इट मीन्स इसका प्रॉपरली ध्यान रखा गया सांची स्तूपा का। उसके बाद ऑन दी अदर हैंड हम अमरावती स्तूप की बात करेंगे। तो अमरावती स्तूप सर्वाइव क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज हम बोल सकते हैं इसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा नहीं जाता। यहाँ पर जो भी एक तरीके से पहले से हम बोलेंगे इसकी कंडीशन ख़राब होती है, और थोड़े बहुत जो भी रिमेन्स बचे थे, तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से 1796 के अंदर जो लोकल राजा हैं उन्हें टेम्पल बनवाना था। तो वो क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर ये स्तूप के रैलिक्स मिलते हैं, ठीक है, उसके जो पत्थर हैं उसको वो यूज़ कर लेते हैं। उनको लग रहा था कि इस पत्थर, ये जो रैलिक्स है इसके नीचे खजाना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी उनको मिलता नहीं है। फिर बाद में कॉलिन मैकेंजी आते हैं जो कि साइट को विजिट करते हैं, और उनको भी यहाँ पर स्कल्पचर के पीसेस मिलते हैं, और वो यहाँ पर एक तरीके से उसके बारे में क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया जाता। 1854 के अंदर वॉल्टर इलियट आएंगे जो कि कमिश्नर थे गुंटूर के, आंध्र प्रदेश के अंदर जो कि है, वो विजिट करते हैं अमरावती को, और वो भी स्कल्पचर लेके चले जाते हैं, बहुत सारे मद्रास लेके चले जाते हैं। उसके बाद इनको हम इलियट मार्बल्स कहते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो बोलता है कि ही ऑल्सो डिस्कवर द रिमेन्स ऑफ द वेस्टर्न गेटवे। उन्होंने जो वेस्टर्न गेटवे उसको भी डिस्कवर किया, और वो कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर एक टाइम पे बहुत बड़ा स्तूप रहा होगा। अमरावती वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिशेंट बुद्धिस्ट स्तूपास एवर बिल्ट, यानी अभी तक का सबसे बढ़िया, मोस्ट मैग्निफिशेंट और सबसे बड़ा स्तूप था ये अमरावती स्तूप, जो कि सर्वाइव नहीं कर पाया। अब देखो जो भी यहाँ पर रिमेन्स बचे हैं ना, उनको कल को कोई ऑफिसर आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर प्लेस पे ले गया, फिर दूसरी पर्टिकुलर प्लेस पे ले गया। तो ऐसे ऐसे करके जो भी यहाँ पर स्कल्पचर थे ना, उनको धीरे धीरे करके ले जाया जाता है रिसर्च करने के बहाने, या फिर ये बोलता है कोई ऑफिसर कि देखो वो वाला ऑफिसर भी ले गया था, हम भी ले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके जो भी रैलिक्स बचे हुए थे ना, जो रैलिक्स भी बचे हुए थे थोड़े बहुत, वो भी गायब हो जाते हैं धीरे धीरे करके। और आज आप देखोगे तो इसकी कंडीशन बहुत बेकार है, खाली इसका बेस ही हमारे पास अवेलेबल है, और इसकी हमने कॉपी बनाई हुई है, प्लास्टर की कॉपी, जो कि हमें दिखाती है कि इस प्रकार का स्तूप रहा होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बाय द 1850 सम ऑफ द स्लैब्स फ्रॉम अमरावती हैड बिगन टू टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस, टू द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, टू कलकत्ता, टू द इंडिया ऑफिस इन मद्रास, एंड सम इवन टू लंदन। उसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे कि एनी न्यू ऑफिशियल इन द एरिया कंटिन्यूड टू रिमूव द स्कल्पचर फ्रॉम द साइट ऑन द ग्राउंड दैट अर्लियर ऑफिशियल्स हैड डन द सेम, जो कि मैंने आपको बताया। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट एच कोल, यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि एक तरीके से बहुत सुसाइडल है, बहुत बेकार पॉलिसी है आपकी, कि आप किसी और कंट्री के पर्सन को अलाउ कर रहे हो कि वो हमारा जो एक तरीके से आर्ट है, हमारे जो स्तूप हैं, उनको लेके चले जा रहे हैं, हमारे कल्चर का पार्ट है, इसे हमें रोकना चाहिए। तो इस प्रकार से ध्यान नहीं रखा जाता अमरावती स्तूप का, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस अमरावती स्तूप सर्वाइव नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको यहाँ पर ग्रोथ बतानी है बुद्धिज्म की, और आपको टीचिंग्स भी बतानी है बुद्धा की। तो आप इसको 4+4 कंसिडर कर सकते हो। तो कैसे बुद्धिज्म की ग्रोथ होती है, तो आप बताओगे बुद्धिज्म एक तरीके से जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा, जब बुद्धा थे और जब उनकी डेथ होती है, यहाँ पर दोनों टाइम पे बहुत रैपिडली ग्रो करता है। अब देखो लोग क्या थे, जो कास्ट सिस्टम आ रहा था, वर्ण सिस्टम आ रहा था, जो भी एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उनसे डिससेटिस्फाई थे। इसका मतलब जो वर्ण सिस्टम आ रहा है, कास्ट सिस्टम आ रहा है, उससे बहुत परेशान थे। उन्होंने एक अलग रास्ता निकाला कि हमें क्या करना है, भक्ति का रास्ता बोल सकते हैं, सैल्वेशन अटेन करना है, मेडिटेशन करना है। उसके बाद वो क्या करते हैं, जो ये नई नई फिलॉसफी आ रही थी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनको सपोर्ट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से बुद्धिज्म ग्रो होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, जो इंपॉर्टेंस दी जाती है, यहाँ पर देखो जो सुपीरियोरिटी बेस्ड ऑन बर्थ है, यानी कि आपका किस कास्ट में जन्म हुआ है, किस वर्ण में जन्म हुआ है, इस पे फोकस नहीं किया जाता, बल्कि किस पे फोकस किया जाता है कि जो कंडक्ट करना है, अटैच टू कंडक्ट एंड वैल्यूज पे, कंडक्ट पे फोकस किया जाता है। तो ये चीज़ क्या करती हैं,
एक तरीके से लोगों को आकर्षित करती हैं कि वो बुद्धिज़्म को ज्वाइन करें। उसके साथ साथ जो एम्फासिस दिया जाता है कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग रखनी है, मेटा आपको फॉलो करना है, करुणा यानी कि कंपैशन कंपैशन दया की भावना आपको आपको रखनी है किन किन के प्रति, जो आपसे छोटे हैं, यंगर हैं, राइट। और यही आइडियाज़ थे जिनकी वजह से मैन और वीमेन यहाँ पर जो बुद्धिस्ट टीचिंग है उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और एक तरीके से इस प्रकार से स्प्रेड होता है बुद्धिज़्म का। और देखो, जैनिज्म के मुकाबले बुद्धिज़्म वॉज ईजी टू फॉलो, इसलिए काफ़ी लोग फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म को, इसलिए बुद्धिज़्म बहुत पॉपुलर बनता है इफ़ वी कंपेयर बुद्धिज़्म विद जैनिज्म। उसके बाद यहाँ पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट यहाँ पर डेवलप होते हैं। यहाँ पर त्रिपिटक हम कहते हैं, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, और दीपवंश, महावंश और अशोकावदाना, जातक कथा कौन सी हैं, जो कि ये माना जाता है कि जो प्रीवियस बर्थ है गौतम बुद्ध की उनसे रिलेटेड है, और बुद्धिस्ट हैजियोग्राफी। तो ये टेक्स्ट है जिनकी वजह से भी काफ़ी यहाँ पर हम बोल सकते हैं फैलता है बुद्धिज़्म। बुद्धिस्ट संघ बनेंगे, भिक्खूज भिक्खुनीज यहाँ पर मैसेज को स्प्रेड करते हैं। स्तूपा के बारे में यू कैन मेंशन कि स्तूप की कंस्ट्रक्शन होती है जो कि मैसेज स्प्रेड करती है यहाँ पर जो बुद्धिज़्म है उसका। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्रोथ होती है बुद्धिज़्म की। इनकी टीचिंग्स की बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्धा बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है वो बहुत छोटा है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, और यहाँ पर जो भी दुख है ना उसका कारण है कि आप क्या कर रहे हो, डिज़ायर, एक तरीके से आपकी डिज़ायर सभी दुख का कारण है। अपने डिज़ायर को, ईगो को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, और आपको जो मॉडरेशन का पाथ है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको इतनी तपस्या भी नहीं करनी और इतना सेल्फ इंडल्जेंस भी नहीं होना। बुद्धा का पाथ फॉलो करो, हम बोल देते हैं ना कि बुद्धा का पाथ फॉलो करो, यानी कि आपको जो मिडल पाथ है वो फॉलो करना है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वो फोकस करते हैं कि यहाँ पर जो ये संसार बना है वो ह्यूमंस ने बनाया है, ना कि यहाँ पर जो डिवाइन ओरिजिन है उसने भगवान ने बनाया है। देखो, सोशल वर्ल्ड की बात की जा रही है, जो वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम है, ये ह्यूमंस ने बनाए हैं, भगवान बना के नहीं आए हैं, ठीक है। हम ही ह्यूमंस ने ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें बनाई हैं। उसके बाद आपको फोकस करना पड़ेगा अच्छे कर्म पे, अच्छे कर्म करो, राइट एक्शन लो, तभी आपको रीबर्थ, एक तरीके से जो रीबर्थ की साइकिल है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। एंड ही मेंशन अबाउट द फोल्ड, यहाँ पर 8 फोल्ड पाथ्स, तो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट आपका आंसर चमक जाएगा अगर आप 8 फोल्ड पाथ के बारे में लिख के आओगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो कौन से 8 फोल्ड पाथ है। आपको राइट व्यू रखना, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। तो वन शॉट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था, तो आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इब्न बतूता दिल्ली को बोलते हैं कि इब्न बतूता फाउंड दिल्ली एज अ सिटी फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस गिवन बाय हिम। तो इब्न बतूता बोलते हैं कि जो दिल्ली है वो फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको बताना है कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं, आपको एविडेंस देने हैं। तो इब्न बतूता अराइव करते हैं, दिल्ली में आते हैं इन दी 14th सेंचुरी, और उनका जो डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग इंडियन सिटीज़ वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द लाइफस्टाइल ऑफ द इंडियंस। अब वो कैसे बताएंगे, तो वो बोलता है कि इब्न बतूता ये बोलते हैं कि जो यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जिनके पास रिसोर्स हैं, यहाँ पर नॉलेज है, वो अपना बेस्ट दे सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है। ये डेंसली पॉपुलेटेड है, प्रॉस्परस हैं, क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं, ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स हैं। एक चीज़ बता दूं, मैं आपको हर बार बोलता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पर ब्लैक में हाईलाइट किए हुए हैं, आपको इनको अंडरलाइन करके आना एग्जाम में। अगर आप अंडरलाइन करोगे ना, देखो आपको अंडा, हर्मी का ये सब मैंने आपको बताया, अगर आप इनको अंडरलाइन करके आओगे ना, एग्जामिनर देखेगा इस बच्चे ने सारी जो भी यहाँ पर पार्ट्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर है स्तूप का, उसके बारे में लिखा है, यानी सब लिखा है, आगे बढ़ जाएगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करके आना है। हाईलाइट इन द सेंस अंडरलाइन आप करोगे पेंसिल से या फिर पेन से, जिससे भी आपको करना है, ताकि एग्जामिनर की चेक करते टाइम नज़र उसी पे जाए। तो यहाँ पर जो क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं, ब्राइट कलरफुल मार्केट्स हैं, वो भी मिलेंगे, जहाँ पर वैरायटी ऑफ गुड्स को यहाँ पर बेचा जाता है मार्केट के अंदर। उसके साथ साथ इब्न बतूता डिस्क्राइब करते हैं दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है, वो भी यहाँ पर कुछ कम नहीं है, वो भी एक तरीके से साइज में दिल्ली को कंपटीशन दे रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की खाली प्लेस नहीं है बाजार, बल्कि उसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मॉक्स मिलेंगे, टेम्पल मिलेंगे बाजार में, कुछ स्पेसेस बनाई हुई हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, जो डांसर्स हैं वो परफॉर्मेंस देते हैं, म्यूजिशियन परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, और जो सिंगर्स हैं वो भी परफॉर्मेंस देते हैं। ताराबाद के बारे में, ठीक है, ताराबाद के बारे में यू कैन मेंशन, एक मार्केट था, हम बोल सकते हैं इसको, जहाँ पर प्रॉपरली काफ़ी सारे गुड्स आपको देखने को मिलेंगी, और ये मार्केट प्लेस था जहाँ पर मेल और फीमेल सिंगर हमें मिलेंगे देखने को, जो कि गाना गाया करते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। यू कैन मेंशन अबाउट दी ताराबाद।
तो उसके बाद हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये बोला जाता है कि जो टाउन्स के पास पैसा आ रहा है वो किससे आ रहा है, जो एग्रीकल्चरल सरप्लस है उससे आ रहा है। यानी कि फार्मर क्रॉप ग्रो करते हैं, उनका जो भी सरप्लस आता है उसको वो क्या करते हैं, मार्केट में ले जाके बेचते हैं। तो जो टाउन की डेवलपमेंट हो रही है, टाउन में जो रोजगार मिल रहा है लोगों को, वो एग्रीकल्चर से ही मिल रहा है। यानी कि जो टाउन, एक हम बोल सकते हैं जो वेल्थ आ रहा है, पैसा आ रहा है टाउन के पास, वो जो सरप्लस है विलेजेस का, ठीक है, उससे ही आ रहा है। उसके साथ साथ इंडियन एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव है। यहाँ पर जो फर्टिलिटी, बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यहाँ पर फार्मर्स एक साल में 2 क्रॉप्स ग्रो करते हैं। उसके साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में वो बताते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा है, इंडियन गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कई सारे गुड्स के बारे में लिखा है। तो आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो कि यहाँ पर जो ये बोला जाता है कि जो फाइन मुस्लिन है ना, वो इतना एक्सपेंसिव है कि खाली उसको जो नोबल्स हो गए या फिर जो वेरी रिच पर्सन है वो ही यहाँ पर उसको यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें मेंशन करते हैं इब्न बतूता। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड। और आपको अगर समझ में ना आए ना मेरे बताने के बाद भी, तब मुझे बताना, समझ में आ जाएगा, एक बार पॉज करके रीड कर लेना। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताना है, एग्जामिन करना है वेदर नहीं, वाई बर्नियर वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड इन द मुगल इंडिया। या फिर आपको और में पूछा जा सकता है, देखो कीवर्ड क्या है, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, यहाँ पर लैंड ओनरशिप ऑफ लैंड, यहाँ पर लैंड ओनरशिप ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो आपको बताना है कि बर्नियर क्यों अगेंस्ट में थे क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड के इन दी मुगल इंडिया। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको बर्नियर की अंडरस्टैंडिंग बतानी है जो लैंड ओनरशिप है उसको लेकर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो बर्नियर यहाँ पर बोलता है कि वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंस जो मुझे मिलता है मुगल इंडिया में और यूरोप में देखने को, वो ये है कि यहाँ पर लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सारी की सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पर राजा ही कंट्रोल कर रहा है। उसके साथ साथ वो क्या करता है यहाँ पर, ही थॉट दैट इन मुगल एम्पायर द एम्परर ओन ऑल दी लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग हिज नोबल्स। और वो नोबल अपने नोबल्स को ही खाली वो जमीन देता है, और वो नोबल अपने यहाँ पर सन को ट्रांसफर नहीं करते उसको, जब तक वो नोबल हैं जब तक ही वो अपने पास उस जमीन को रखते थे। उसके साथ साथ इसका जो हमें रिजल्ट मिलता है वो बहुत डिजास्ट्रस है फॉर द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। उसके बाद वो बताते हैं कि लैंड ओनर्स यहाँ पर जो लैंड होल्डर्स हैं वो पास नहीं करते इस लैंड को अपने चिल्ड्रन को। उसके साथ साथ जो एब्सेंस है प्राइवेट प्रॉपर्टी की, हम बोल सकते हैं उसकी वजह से जो यहाँ पर क्या हो रहा है, देयरफॉर प्रिवेंटेड द एमरजेंस ऑफ द क्लास ऑफ इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। यानी कि जो क्लास है इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स की वो नहीं आ पा रही है। देखो जो ये आइडिया है ना इसका, ये जो हम बोल सकते हैं क्राउन ओनरशिप का, इसमें हम बोल सकते हैं ये कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि सपोज करके कोई फार्मर है, उसकी ज़मीन जो है ना वो खुद अपनी ज़मीन का मालिक नहीं है, उसको ज़मीन दे दी जाएगी, उसको एग्रीकल्चर करनी है और उसके बदले उसको रेंट थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे देंगे। अब देखो उसकी वो ज़मीन नहीं है, क्या वो यहाँ पर फोकस करेगा उसको डेवलप करने के लिए, ज़मीन को अपनी एग्रीकल्चर की खेती को बढ़ाने के लिए? इतना वो फोकस नहीं करेगा बिकॉज ज़मीन उसकी नहीं है, खाली उसको कुछ पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स हैं ना, जो इंप्रूव करेंगे यहाँ पर लैंड को, उसकी क्लास एमर्ज नहीं हो पा रही है बिकॉज सारी की सारी जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है उसको सरकार ही कंट्रोल कर रही है। सरकार इन द सेंस राजा ही कर रहा है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इससे क्या होगा, र्यूनेशन होता है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर र्यून होता जा रहा है। यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है पीजेंट्री का एंड ए कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सभी का यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कम होता जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो इम्पावर्ड पीपल हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड मासेस ऑफ इम्पावर्ड पीपल काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पुअर लोग। उसके साथ साथ स्मॉल माइनॉरिटी, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑफ ए वेरी रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास। उसके साथ यहाँ पर हम बोलेंगे बर्नियर कॉन्फिडेंटली एसर्टेड देयर इज नो मिडल स्टेट इन इंडिया। कोई मिडल स्टेट नहीं है, इट मीन्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। रिच लोग हैं कुछ, उसके साथ साथ बहुत सारे पुअर लोग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो मिलती है। उसके बाद ये बोला जाता है कि जो किंग है वो क्या है, जो राजा है वो गरीबों का राजा है, बारबेरियंस का राजा है। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, इल एयर मिलेगी, फील्ड्स भी बेकार तरीके से हैं, ओवर स्प्रेड विद बुशेस, और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये एक रीज़न की वजह से हो रही हैं जो कि क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। उसके साथ वो ये बोलते हैं ना कि देखो यहाँ पर जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो लैंड ओनरशिप है यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इसका जो कंसेप्ट है ये बाद में डेवलप होगा, एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आते हैं जो कि अपनी कम्युनिज्म की थ्योरी को रखेंगे, जो हमने पढ़ा था यूएसएसआर के अंदर कम्युनिज्म को फॉलो किया जाता था, तो कार्ल मार्क्स इसको लेकर आते हैं। तो यही फिलॉसफी बाद में 19वीं सेंचुरी में डेवलप करती है जिसको कार्ल मार्क्स लेकर आते हैं। उसके बाद यही बता रखा है यहाँ पर कि जो
यहाँ पर अनटचेबल लैंडलेस लेबरर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। यानी कि एक जगह आपको सोसाइटी में मिलेंगे बड़े बड़े ज़मींदार, ठीक है, और एक जगह आपको मिलेंगे यहाँ पर जिनके पास कुछ पैसा नहीं है, वो अनटचेबल्स हैं, उनको माना जा रहा है, उसके साथ साथ उनके पास लैंड भी नहीं है। तो इस प्रकार से मेंशन किया रहा था कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड की वजह से ही आ रही है, इसको हमें ठीक करना चाहिए। यानी शौक हो जाते हैं यहाँ पर जो फ्रैंकोइस बर्नियर हैं देख के कि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, और जिस देश से वो आए थे यहाँ पर, जो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था, इसलिए वो चौंक जाते हैं इंडिया में देख के। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको रिलेशनशिप बताने हैं सूफीज और स्टेट के बीच में फ्रॉम 8 to 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर सूफीज क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे अनसॉलिसिटेड, यानी कि जो अपनी मर्जी से दिया जा रहा है ग्रांट यहाँ पर राजा के द्वारा, और डोनेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल एलाइट्स द सुल्तान इन टर्न। और सुल्तान क्या करते थे, चैरिटेबल जो ट्रस्ट हैं, जो यहाँ पर हम इसको औकफ बोल सकते हैं, इसको वो क्या करते थे, सेटअप करते थे। चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब है यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया उन्होंने जहाँ पर लोग क्या करेंगे, डोनेशन देंगे, और बाद में इस जो यहाँ पर डोनेशन है इसको सूफी संत को दे दिया जाएगा। ये क्या करते थे, टैक्स फ्री लैंड भी दिया करते थे, जिसको हम इनाम बोल रहे हैं। उसके साथ साथ चिश्ती एक्सेप्ट करते थे डोनेशन कैश में, काइंड में, रादर देन एक्यूमुलेटिव डोनेशन। और इस पैसे को वो यूज़ करते थे फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए, लिविंग क्वार्टर्स के लिए, और रिचुअल नेसेसिटीज़ के लिए। यहाँ पर देखो इससे क्या होगा, जो मोरल अथॉरिटी है सिक्स की वो डेवलप होगी। इट मीन्स देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, राजा को सपोर्ट चाहिए जनता का, ठीक है, और जनता क्या कर रही है, जनता किसके पीछे पड़ी है, हम बोल सकते हैं जिसको सपोर्ट कर रही है वो सूफी संत को कर रही है। तो आपको अगर सूफी यहाँ पर जनता का सपोर्ट चाहिए तो आपको सूफी संत को सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जनता खुश होगी, जनता आपको सपोर्ट करेगी। तो जनता को एक तरीके से हम बोल सकते हैं सपोर्ट करने के लिए, और जो यहाँ पर एक तरीके से जनता जो है उसको उसका सपोर्ट प्राप्त करने के लिए सूफी संत को सपोर्ट किया जाता था इन राजा के द्वारा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में क्या है, ऑल दिस एनहांस द मोरल अथॉरिटी ऑफ द शेख, इससे मोरल अथॉरिटी बढ़ती थी, जिससे यहाँ पर क्या होता था, विच इन टर्न अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ। और जो मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल अभी बताया, पॉइंट गिवन है, वो इसी वाले पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है कि द देयर पीटी एंड स्कॉलरशिप एंड पीपल्स बिलीव इन देयर मिराकुलस पावर, चमत्कारी पावर जो उनके पास है, उससे जो सूफी हैं वो अमंग दी मासेस, जनता के बीच में बहुत पॉपुलर बनते थे। और उन्हीं मासेस का सपोर्ट चाहिए था किसको, किंग को, राजा को, जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर किंग खाली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करता था अपना एसोसिएशन सूफीज के साथ, बल्कि उनको उनसे लेजिटिमेशन भी चाहिए होता था। और उसके साथ यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं किंग ऑल्सो वॉन्टेड, देखो किंग भी चाहता था कि वो गॉड से कनेक्ट हो, ठीक है, और यहाँ पर जो डिवाइन सपोर्ट उनको भी मिले। तो वो क्या करते थे, जब भी यहाँ पर उनका जो टॉम है, वो बोलते थे कि जब भी मेरी डेथ हो जाए तो जो यहाँ पर मेरा टॉम बनेगा, ठीक है, दैट्स वाई द किंग वांटेड देयर टॉम। तो यहाँ पर जो टॉम बनेगा, उनकी जो डेथ के बाद जो उनका टॉम बनेगा, वो सूफी श्राइन्स और जो हॉस्पाइसेस हैं, जो खानकाज हैं, उनके पास में ही बनाया जाए, ताकि हम भी एक तरीके से गॉड के कनेक्शन में रहें। उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट के हमें जो इंस्टेंसेस है वो भी मिलते हैं सूफीज़ और यहाँ पर सुल्तान एंड सूफीज़ के बीच में। उसके बाद यहाँ पर टू एसर्ट देयर अथॉरिटी बोथ एक्सपेक्टेड दैट सर्टेन रिचुअल्स टू बी परफॉर्म सच एज प्रोस्ट्रेशन एंड किसिंग ऑफ द फीट। इस प्रकार से यहाँ पर वो हाई साउंडिंग जो टाइटल्स हैं उनको भी अडॉप्ट किया करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार की यानी कि पॉलिटिकल कनेक्शन भी था थोड़ा बहुत, जो यहाँ पर सूफीज़ हैं उनका किसके साथ, राजा के साथ, पॉलिटिकल कनेक्शन। तो इस प्रकार का रिलेशन था। इट मीन्स यहाँ पर सपोर्ट किया जाता था किंग के द्वारा सूफी संत को, राइट। और क्यों किया जाता था आपको वही बताना, और किस प्रकार से किया जाता था, यू हैव टू मेंशन ऑल दिस पॉइंट्स इन दिस, यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको टीचिंग्स बतानी है कबीर की, और आपको 2 सोर्स बताने फॉर द सेम, यानी कि हमें 2 सोर्स कहाँ से मिलते हैं, तो मतलब कौन से सोर्सेज हैं जो कि हमें कबीर के बारे में और उनकी जो टीचिंग्स है उनके बारे में बताते हैं। तो सोर्सेज में आप कबीर बीचक के बारे में, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब के बारे में मेंशन कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस पॉइंट, आपकी बुक में गिवन है, बाकी इतना इनफ रहेगा। बाकी यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ये 6+2 इट मीन्स 8 करके 2 मार्क आपको मिलेंगे टीचिंग्स यहाँ पर सोर्सेज बताने के, और बाकी आपको 6 मार्क मिलेंगे टीचिंग्स के। तो ही वॉज बॉर्न ए हिंदू एक तरीके से हिंदू एज ए हिंदू उनका जन्म होता है हिंदू फैमिली में, लेकिन बाद में इनको रेस किया जाता है, पाला पोसा जाता है बाय द पुअर मुस्लिम फैमिली जो कि बिलोंगिंग टू कम्युनिटी ऑफ वीवर्स। उसके बाद देखो इनका मानना है कि जो गॉड है वो निरंकार है, कोई शेप नहीं है। वो टर्म्स यूज़ करते हैं, ही यूज़ द टर्म्स ड्रॉन फ्रॉम इस्लामिक ट्रेडिशंस लाइक अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, इन सभी चीज़ों को भी यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ वो जो वैदिक ट्रेडिशंस के अंदर जो वर्ड हैं उनको भी यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ पर अलग, द अनसीन एंड निरंकार, द फॉर्मलेस। दस ही फ्रीली टुक टू बोथ ट्रेडिशंस, यानी कि वो इस्लामिक और वेदांतिक दोनों चीज़ों को
हम बोल सकते हैं दोनों के बारे में एक तरीके से जो दोनों जो टेक्स्ट हैं उनके अंदर जो भी वर्ड्स हैं उनको वो यूज़ कर रहे हैं गॉड को डिस्क्राइब करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर वो बिलीव नहीं करते थे आइडल वर्शिप के ऊपर, जो मूर्ति पूजा है। पॉलीथिज्म में बिलीव नहीं रखते थे, मतलब पॉलीथिज्म का मतलब है कि एक तरीके से बहुत सारे गॉड की पूजा करना, ठीक है। तो यहाँ पर वो बिलीव रखते थे मोनोथिज्म में, गॉड एक ही हैं। उसके बाद और जिनका कोई फॉर्म भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं निर्गुण भक्ति या सगुण भक्ति। तो वो क्या करते थे यहाँ पर निर्गुण भक्ति फॉलो क्या करते थे, निर्गुण यानी कि कोई भी गुण नहीं है, निर्गुण, ठीक है, विदाउट एट्रीब्यूट्स। उसके बाद वो एम्फासाइज करते हैं ऑन दी वननेस ऑफ द गॉड थ्रू देयर दो देयर कैन बी मैनी नेम्स ऑफ हिज, यानी कि एक ही गॉड है, बस उसके नाम अलग हो सकते हैं। वो क्रिटिसाइज करते हैं रिचुअल, जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, यानी कि जो हम बोल सकते हैं जो एक तरीके से रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं हिंदूज़ की, मुस्लिम्स की, ठीक है, उनको वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। वो अगेंस्ट में थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, और वो ये बोलते हैं वो कंबाइन कर देते हैं जो यहाँ पर लव ऑफ गॉड है, किसका, सूफी ट्रेडिशंस के अंदर, और जो हिंदी ट्रेडिशन है रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, उसको वो कंबाइन करते हैं। और वो एम्फासाइज करते थे किसके ऊपर, डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि खुद जो लेबर है उसकी भी खुद की रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है। थस द एसेंस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ कबीर वॉज सिंपल, लिविंग बेस्ड ऑन द लव एंड रिस्पेक्ट। तो इनकी टीचिंग्स हम बोल सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इनकी टीचिंग्स की, तो यहाँ पर क्या करना है, लव एंड रिस्पेक्ट करनी है सभी की। और वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा करते थे ताकि हर कोई समझ सके। देखो बताया क्या जा रहा है कि गॉड एक ही है, ठीक है, उसकी कोई शेप नहीं है, आइडल वर्शिप ये फॉलो नहीं कर रहे, वो मोनोथिज्म, यहाँ पर मोनोथिज्म को फॉलो कर रहे हैं, पोलोथिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, गॉड एक ही है। वो जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं हिंदू मुस्लिम की उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में है, डिग्निटी ऑफ लेबर को सपोर्ट कर रहे हैं, लव ऑफ गॉड के बारे में बात करते हैं, और रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड के बारे में। बाकी इस प्रकार की चीज़ें हमें मिलेंगी। तो जो टीचिंग्स हैं आपको इनके बारे में मेंशन करना पड़ेगा, और जो सोर्सेज हैं, राइट। तो 6+2 करके क्वेश्चन बन सकता है, राइट। चलिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, आपको रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस बतानी है एसोसिएटेड विद द महानमामि दिब्बा, ए स्ट्रक्चर इन द रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो महानमामि दिब्बा के बारे में जो भी रिचुअल प्रैक्टिसेस इससे एसोसिएटेड है उनके बारे में मेंशन करना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आपको 6 मार्क के लिए इसके बारे में पूछ लिया, जो महानमामि दिब्बा है उसके बारे में। बाकी यहाँ पर 2 मार्क में ये भी आ सकता है कि हजारारामा टेम्पल या फिर लोटस महल के बारे में बताओ। तो इसके लिए प्रिपेयर है ना। 8 मार्क के PYQs के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो महानमामि दिब्बा लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी, ये बहुत, इट इज़ अ वेरी लार्ज प्लेटफॉर्म राइजिंग फ्रॉम ए बेस ऑफ अबाउट 11,000 फीट टू ए हाइट ऑफ 40 फीट। हाइट 40 फीट मिलेगी और जो बेस मिलेगा वो 11, यहाँ पर जो 1000 है वो आपको फीट का मिलेगा, स्क्वायर फीट का। उसके बाद देखो ये माना जाता है कि ये एक प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर कोई वुडन का स्ट्रक्चर था, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया अब। और इसके ऊपर आपको जो महानमामि दिब्बा के ऊपर रिलीफ कार्विंग्स मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं डेकोरेट किया हुआ है, कार्विंग्स की हुई हैं। अब देखो कौन से रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड हैं, तो ये माना जाता है कि ये लिंक है विद द नवरात्रि, जो कि बोला जाता है पेनिनसुलर इंडिया में, या फिर दशहरा इन दी नॉर्थ इंडिया, दुर्गा पूजा इन दी वेस्ट बंगाल। उसके बाद यहाँ पर जब भी इन चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता था, जो नवरात्रि या फिर दशहरा है, तो यहाँ पर विजयनगर किंग क्या करते थे, अपनी प्रेस्टीज, पावर, सुजरेंटी को दिखाते थे। उसके साथ साथ काफ़ी सारी सेरेमनीज होती थी, जैसे कि यहाँ पर वर्शिप होती थी इमेज की, वर्शिप होती थी स्टेट के हॉर्स की, और जो सैक्रिफाइस होता था बफेलोज का, अदर एनिमल्स का, उनका यहाँ पर सैक्रिफाइस किया जाता था। यहाँ पर डांसिंग, रेसलिंग के यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रोग्राम्स होते थे। प्रोसेशन होता था हॉर्सेस का, एलिफेंट्स का, चैरियट्स का, सोल्जर्स का, यानी कि प्रोसेशन मतलब बारात, एक तरीके से झांकी आप बोल सकते हो, झांकी दिखाई जाती थी। एज वेल एज रिचुअल प्रेजेंटेशन बिफोर द किंग, रिचुअल प्रेजेंटेशन होता था। और जो लास्ट दिन होता था फेस्टिवल का, वहाँ पर किंग क्या करता था, जो आर्मी है उसको इंस्पेक्ट करता था, और उसके साथ साथ जो नायकाज हैं उनकी आर्मीज को भी इंस्पेक्ट करता था इन अ ग्रैंड सेरेमनी इन एन ओपन फील्ड। और इस ओकेजन में नायक्स क्या करते थे, अपने राजा के लिए रिच गिफ्ट्स भी लाया करते थे, एज वेल एज स्टूपुलेटेड ट्रिब्यूट भी दिया करते थे। तो इस प्रकार से जो भी रिचुअल्स एसोसिएटेड हैं विद महानमामि दिब्बा, जो भी हम बोल सकते हैं जो भी रीति रिवाज एसोसिएटेड हैं, जो रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में मेंशन आपको करना है, यानी किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था महानमामि दिब्बा। तो यहाँ पर कीवर्ड इज महानमामि दिब्बा एंड यू हैव टू मेंशन अबाउट द महानमामि दिब्बा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको यहाँ पर आउटलाइन द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल एंड द विथाला टेम्पल इन द सैक्रेड सेंटर ऑफ विजयनगर। तो यहाँ पर जो सैक्रेड सेंटर है विजयनगर का, देखो अभी मैंने बात करी किसके बारे में, महानमामि दिब्बा के बारे में, तो महानमामि दिब्बा हो गया, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोटस महल है, हजारारामा टेम्पल है, ये सभी के सभी आपको रॉयल सेंटर के अंदर मिलेंगे।
लेकिन आपको जो ये मिलेगा ना विरूपाक्षा टेम्पल, विथाला टेम्पल, ये जो सैक्रेड सेंटर था किसका, विजयनगर एम्पायर के अंदर, वहाँ पर मिलेंगे ये। तो विरूपाक्षा टेम्पल, विथाला टेम्पल के बारे में आपको इनके फीचर्स बताने हैं। तो विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में आप बताओगे कि विरूपाक्षा टेम्पल एक ओल्ड टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड टू शिवा। उसके साथ साथ यहाँ पर ये माना जाता है कि जो पंपा देवी जो कि लोकल मदर गॉडेस है, इन्होंने क्या किया, जो ये हिल्स हैं यहाँ पर तपस्या करी जो विरूपाक्षा है उनसे शादी करने के लिए, और उसी के आसपास ये टेम्पल बना है। और जो गार्जियन डीटी हैं ऑफ द किंगडम ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज अ फॉर्म ऑफ शिवा, तो शिवा बोला जाता है इनको, ठीक है, विरूपाक्षा को। उसके बाद यहाँ पर जो टेम्पल डेवलप एज सिग्निफिकेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर्स। तो जो भी टेम्पल उस टाइम पे बन रहे थे वो एक तरीके से डेवलप कर रहे थे एज रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर्स। उसके साथ साथ इवन विजयनगर जो किंग्स हैं वो भी क्लेम करते हैं कि हम रूल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्षा, और जो भी रॉयल ऑर्डर्स होते थे उनको श्री विरूपाक्षा करके साइन किया जाता था। लाइक यहाँ पर कोई भी रॉयल ऑर्डर है, इस पे हस्ताक्षर चाहिए, साइन चाहिए राजा का, तो वो श्री विरूपाक्षा अपनी कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिख के वो एक तरीके से पास कर दिया करते थे उस ऑर्डर को। तो देखो विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में आप पहले इन्फॉर्मेशन दोगे कि किस गॉड के लिए डेडिकेटेड है ये टेम्पल, उसके साथ साथ उनके बारे में थोड़ी सी आप स्टोरी बता दोगे, इन्फॉर्मेशन दे दोगे, फिर आप मेन चीज़ पे आओगे, टेम्पल के फीचर्स के ऊपर आओगे कि एक तरीके से ये जो टेम्पल है ये बड़ा होता है विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। जो हॉल है, जो मेन श्राइन यानी जो गर्भ, जहाँ पर गर्भगृह है उसके सामने जो यहाँ पर मेन हॉल है, ठीक है, जो मेन श्राइन है उसके सामने जो हॉल है इन दी फ्रंट ऑफ दी मेन श्राइन, उसको कृष्ण देवराया ने बनवाया जब वो राजा बनते हैं अपना एक्सेशन को मार्क करने के लिए। वन ऑफ द पावरफुल रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, कृष्ण देवराया, बिलोंग टू दी तुलुवा डायनेस्टी, राइट। उसके बाद ये डेकोरेटेड है और यहाँ पर कार्व्ड पिलर्स हैं, जो डेकोरेटेड एंड डेलिकेटली कार्व्ड पिलर्स आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर कृष्ण देवराया ने जो ईस्टर्न गोपुरम है उसको भी, उसका कंस्ट्रक्शन भी करवाया था। और जो हॉल है इन दी टेम्पल उसको कई सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर जो समवर स्पेसेस इन विच द इमेज ऑफ द गॉड वर प्लेस्ड। तो यहाँ पर क्या है, कुछ यहाँ पर क्या करते थे, जो हॉल के अंदर जो इमेज है गॉड की उसको प्लेस करते थे टू विटनेस स्पेशल प्रोग्राम। जब यहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम होते थे जैसे कि म्यूजिक का, डांस का, ड्रामा का, तो यहाँ पर ड्रामा होगा तो यहाँ पर इमेज ऑफ गॉड रख दी जाएगी, यहाँ पर प्लेस कर दी जाएगी और जो भी प्रोग्राम है वो होंगे। तो हॉल जो बनवाया था कृष्ण देवराया ने, इन सभी चीज़ों के लिए हॉल्स का जो हॉल है उसका यूज़ किया जाता था। उसके साथ साथ यहाँ पर जो यूज़ किया जाता था इस हॉल को टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ द डीटीज़ की शादी करवानी है, उसके साथ साथ उनको झूला झुलाना है, राइट। स्पेशल इमेजेस का यूज़ किया जाता था इन ओकेजन्स पे, और गोपुरम्स और मंडप भी मिल जाते हैं। इट मीन्स जो विरूपाक्षा टेम्पल है इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हो। आपको गोपुरम मिलेंगे। गोपुरम क्या होते हैं, जो यहाँ पर एंट्रेंस है, ठीक है, गेट, यहाँ पर जो एंट्रेंस है मंदिर का उसके ऊपर बड़ा सा टावर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाता है, ये गोपुरम होता है। मंडप कॉरिडोर्स होते हैं, पिलर्ड कॉरिडोर्स, यहाँ पर गर्भगृह है, ठीक है, और ये शिखर हो गया सपोज करके। और यहाँ पर आप बोल सकते हो ये जो आपका डेवलप होगा ना, ये हॉल टाइप जो होगा कॉरिडोर, इसको मंडप कहते हैं, जहाँ पर लोग खड़े होकर पूजा करेंगे मेन डिटी के सामने, गर्भगृह के सामने। तो इस प्रकार के जो मंडप हैं, बड़े बड़े गोपुरम्स, ये भी डेवलप होते हैं। तो ये था विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में, विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। उसके बाद विथाला टेम्पल के बारे में कम इन्फॉर्मेशन है तो हम उतना ही बताएंगे। प्रिंसिपल डिटी क्या है, विष्णु है। उसके साथ साथ इस टेम्पल के अंदर भी सेवरल हॉल्स हैं और यूनिक श्राइन डिज़ाइन एज चैरियोट जैसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। और आपको मिलेगा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फीचर है इस टेम्पल का, वो ये है कि जो यहाँ पर जो चैरियोट स्ट्रीट्स हैं, मतलब कि आपको जो ये टेम्पल है ना, देखो जो गोपुरम है, गोपुरम जो आपको मिलेगा उसके यहाँ पर सामने आपको कई सारे चैरियोट टाइप स्ट्रक्चर मिल जाएंगे और वो स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। और उसके पास चैरियोट स्ट्रीट्स भी हैं, जहाँ पर क्या करते थे, जो भी हम बोल सकते हैं मर्चेंट है वो सेटअप करते थे अपनी शॉप्स को। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज द चैरियोट स्ट्रीट्स, जो कि एक्सटेंडेड फ्रॉम द टेम्पल गोपुरम इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रीट्स वर पेव्ड विद स्टोन स्लैब्स एंड लाइंड विद पिलर पैविलियन इन विच द मर्चेंट्स सेट अप देयर शॉप्स, जहाँ पर जो मर्चेंट है वो अपनी शॉप्स को सेटअप क्या करते थे। तो आपको मिलेगा कि जो गोपुरम है उसके सामने एक तरीके से जो स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको चैरियोट स्ट्रीट्स मिलेंगी, वहाँ पर आपको चैरियोट टाइप स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपकी बुक में इमेज भी गिवन है। और उसके आसपास आपको स्ट्रीट्स भी मिलेंगी, चैरियोट स्ट्रीट्स, जहाँ पर जो मर्चेंट्स हैं वो अपनी शॉप्स को लगाया करते थे। और यहाँ पर भी आपको गोपुरम मिल जाएगा और मंडप मिल जाएगा। तो गोपुरम मंडप वाला जो पॉइंट है वो कॉमन है, हॉल वाला पॉइंट कॉमन है, आप मेंशन कर सकते हो, राइट। चलिए, यहाँ पर आपको 50 रुपये के नोट के ऊपर भी जो मिलेगा, ये मिल जाएगा चैरियोट वाला, जो कि मैंने आपको बताया, राइट।
एंड इट्स द पार्ट ऑफ विच टेम्पल, विथाला टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि कौन सा रोल जमींदार प्ले करते थे ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी इन इंडिया। तो जमींदार इन द मुगल पीरियड वर दी क्लास ऑफ दोज पीपल हु डिड नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन द एग्रीकल्चरल जो प्रोसेस होता था, यानी कि डायरेक्टली एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट उनका काफ़ी अच्छा खासा रोल था। जैसे कि इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उसके साथ साथ ये सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेज इंजॉय करते थे काफ़ी सारे, और इनका काफ़ी सुपीरियर स्टेटस था सोसाइटी के अंदर। और जो फैक्टर है कास्ट हायरार्की का, वो भी मिलेगा आपको देखने को, ऊंची कास्ट से ये लोग आते थे। उसके साथ साथ जो एक हम बोल सकते हैं जो प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एलिवेटेड स्टेटस ऑफ जमींदार। अनदर फैक्टर ये था कि क्या क्या करते थे, जो स्टेट है ना, जो राजा है, उसके लिए कुछ सर्विसेज भी दिया करते थे। तो आप राजा के लिए काम कर रहे हो तो एक तरीके से आपका स्टेटस तो काफ़ी हाई होगा ना लोगों के सामने, तो इस प्रकार से उस काम के लिए इनको रिस्पेक्ट मिलती थी, पोजीशन मिलती थी स्टेट के अंदर। जमींदार क्या करते थे, इनके पास काफ़ी पर्सनल लैंड था जिसको मिल्कियात कहते हैं, और दीज लैंड वर कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ हायर लेबर फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ जमींदार। यहाँ पर इस लैंड को वो क्या करते थे, एक तरीके से हायर लेबर, देखो हायर लेबर यहाँ पर लेकर आएंगे, काम करवाएंगे उसके ऊपर, और जो भी यहाँ पर सामान बनेगा, जो भी प्रोडक्शन होगी, उसको वो मार्केट में बेचा भी करते थे, राइट। और वो इस लैंड को वो किसी को क्या हम बोल सकते हैं कि इस लैंड को वो बेचा भी करते थे और लोन पे भी दिया करते थे। सो द जमींदार हैज़ द राइट टू सेल और मॉर्टेज दीज लैंड। तो वो क्या करते थे, एक तरीके से जो जमींदार के पास राइट था कि वो इसको बेच भी सकते हैं और इसको लोन पर भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मिल्कियत हम बोल सकते हैं, जो ये खिदमत कर रहे हैं, स्टेट के लिए ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी है। यहाँ पर रिवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे, यानी कि यहाँ पर इन्हें क्या करना है, जमींदार को पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके राजा को देना है, और उसके लिए इन्हें यहाँ पर क्या था, इसके लिए इनको पैसा भी मिलता था। कुछ पार्ट वो अपने पास रखेंगे और कुछ पार्ट को वो क्या करेंगे, किसको दे देंगे, राजा को। उसके साथ साथ काफ़ी सारे फोर्ट्स कंट्रोल करते थे। आर्म्ड मिलिट्री रिसोर्सेज लाइक यहाँ पर कैवलरी हम बोल सकते हैं, जो कैवलरी मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जो कैवलरी यहाँ पर घुड़सेना होती है, आर्टिलरी, इन्फेंट्री यहाँ पर जो पैदल सेना है, उन सबको कंट्रोल क्या करते थे। समटाइम इन द स्लो प्रोसेस ऑफ जमींदारी कंसोलिडेशन पीपल बिलोंगिंग टू द रिलेटिवली लोअर कास्ट, और जो लोग यहाँ पर बिलोंग करते थे लोअर कास्ट को, वो भी जमींदार की रैंक पे एंटर कर दिया करते थे। यानी कि जो यहाँ पर लोअर कास्ट के पीपल है वो भी जमींदार बन जाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल पीजेंट पैस्ट्रोलिस्ट हो गए, कार्व्ड आउट पावरफुल जमींदार इन द एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न बंगाल। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा देखने को कि जो लोग यहाँ पर लोअर कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं वो भी जमींदार की जो रैंक है उस पर एंटर कर जाया करते थे, राइट, जो कि हमें मिलता है मोस्टली देखने को इन दी सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न बंगाल। उसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे जमींदार का इंपॉर्टेंट रोल था इनहैबिट करने में और डेवलप करने में एग्रीकल्चरल लैंड। उसके बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं जमींदार हेल्प करते थे फार्मर्स को, यहाँ पर लैंडिंग करते थे, उनको लोन में पैसा देते थे, कोई एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है वो दिया करते थे। उसके साथ साथ यहाँ पर वो क्या करते थे कि जो बाइंग एंड सेलिंग बाय जमींदार एक्सेलरेटेड, यानी वो क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उससे मोनेटाइजेशन होता था प्रॉपर तरीके से, कंट्री में मनी का फ्लो प्रॉपर तरीके से होता था, मार्केट कंट्रोल में रहता था। वो क्या करते थे, जो भी प्रोड्यूस हो रही है उनकी मिल्कियात, जो उनका प्राइवेट लैंड था उसके ऊपर, उसको वो क्या करते थे, उसको वो बेचा भी करते थे। एंड दे ऑफन स्टैब्लिश मार्केट्स टू विच यहाँ पर पीजेंट्स केम टू सेल देयर प्रोड्यूस, और वो क्या करते थे, मार्केट भी सेटअप करते थे, स्टैब्लिश करते थे, जहाँ पर पीजेंट आते थे अपने सामान को बेचने के लिए। उसके साथ साथ देखो हम बोल सकते हैं जमींदार एक्सप्लोटेटिव क्लास थी, वो काफ़ी सारा टैक्स इनसे वसूलते थे, डिस्क्रिमिनेशन भी करते थे, बट इनके रिलेशन हम बोल सकते हैं कभी कभी ऐसे भी थे, ठीक तरीके से होते थे। कभी कभी जब इन्हें ज़रूरत पड़ती थी ना पीजेंट को जमींदार की इन देयर बैड टाइम, तो वो उनकी हेल्प भी कर दिया करते थे। ये हमें पता चलता है दो तरीकों से। पहला तरीका ये है कि जो यहाँ पर भक्ति संत हैं, ठीक है, हु वर द स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ कास्टिसिज्म एंड अदर फॉर्म ऑफ ऑपरेशन डिड नॉट पोर्ट्रे द जमींदार एज एक्सप्लॉइटर ऑफ द पीजेंट्री। यानी जो भक्ति संत थे वो जमींदार्स को, जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, उनकी एक्सप्लॉइटर्स की तरह नहीं देखते थे। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, इन अ लार्ज नंबर ऑफ एग्रेरियन अपराइजिंग, जो लार्ज नंबर ऑफ एग्रेरियन अपराइजिंग होते हैं 17th सेंचुरी के अंदर, जमींदार को जब भी यहाँ पर लड़ाई होती थी स्टेट के साथ या फिर उनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो उनको पीजेंट की मदद मिल जाया करती थी। तो वो क्यों मदद कर रहे हैं, बिकॉज जब देखो जमींदार का बैड टाइम आया तो पीजेंट ने मदद करी, ठीक है। क्यों कर रहे हैं पीजेंट ऐसा, क्योंकि जब पीजेंट का बैड टाइम आ रहा है, बेकार समय आ रहा है, तो इनको सपोर्ट मिल रही है जमींदार की। इट मीन्स इनके रिलेशन हम बोल सकते हैं एक्सप्लोटेशन ये करते थे जमींदार यहाँ पर पीजेंट्स का, बट उनके साथ साथ इसके साथ साथ उन्हें सपोर्ट भी मिल जाया करती थी लोगों की, ठीक है, जो ये पीजेंट है
उनकी सपोर्ट मिल जाया करती थी जमींदार को, राइट। तो इस प्रकार से आपको जो रोल है जमींदार का, किस प्रकार से डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड को देखते ही आप इनका रिवीजन फटाफट से कर सकते हो। और देखो एक आपके माइंड में अगर डाउट रहेगा ना कि इतने सारे पॉइंट्स को कैसे याद करें, कीवर्ड को पकड़ लो, बस माइंड में आ जाएगा, मैंने स्टोरी पढ़ी हुई है, मैंने समझा हुआ है, आप आराम से लिख पाओगे। इसका मल्टीपल रिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर 13, आपको रोल बताना है, स्टेटस, एग्जामिन द स्टेटस और रोल प्लेड बाय वीमेन इन द एग्रेरियन सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। और मैं पूछा है आपको रोल बताना है वीमेन का इन द एग्रेरियन सोसाइटी इन मुगल इंडिया, तो आपको वीमेन का रोल बताना है। तो वीमेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी एग्रेरियन इन इंडियन एग्रेरियन सोसाइटी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ये यहाँ पर क्या करती थी, वीमेन जो कि बिलोंग करती थी टू द पीजेंट फैमिली, यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करती थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस में, और कंधे से कंधा मिला के यहाँ पर मैन के साथ वो काम करती थी। इट मीन्स काफ़ी हार्ड वर्क करती थी, वो भी अपने जो हस्बैंड है उसकी काफ़ी हेल्प करती थी। अब जो स्टेटस और रोल क्या था वीमेन का वो हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो टीलिंग और प्लोइंग कौन कर रहे हैं, जो मैन करते थे, और यहाँ पर वीमेन क्या करती थी, सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग ये सभी करती थी। उसके साथ साथ थ्रेशिंग और जो विनो करना है हार्वेस्ट को, ठीक है, उसको भी कौन करता था, वीमेन ही करती थी। उसके साथ साथ यहाँ पर सिलाई बुनाई हम बोल सकते हैं, ठीक है, सिलना है, कोई चीज़ बुननी है वो यहाँ पर होती थी। एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई वाला जो काम करना है, आपको कढ़ाई करनी है, एम्ब्रॉयडरी करनी है, वो भी वो क्या करती थी। उसके साथ साथ यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो जब यहाँ पर कमर्शलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया तो जो ये वीमेन लेबर हैं इनकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाती है। और द पीजेंट एंड आर्टिशंस वर्कर वीमेन वर्कड इन द फील्ड्स वैन टू द हाउस ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स और टू द मार्केट्स। यानी कि जो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं वीमेन क्या करती थी, वो अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके घर में भी जाया करती थी कभी कभी काम करने के लिए, और मार्केट में भी जाया करती थी सामान बेचने के लिए जब ज़रूरत पड़ती थी। उसके साथ साथ वीमेन देखो चाइल्ड बियरर्स थी, और चाइल्ड की उस टाइम पे देखो चाइल्ड बियरर्स थी, और चाइल्ड की ज़रूरत थी बिकॉज ये चाइल्ड ही कल बड़ा होकर लेबर बनेगा, और लेबर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। तो वीमेन चाइल्ड बियरर्स थी, इसलिए जो वीमेन है हम बोल सकते हैं इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे। सो दे वर रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन एग्रेरियन सोसाइटी, बट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज की वजह से और माल न्यूट्रिशन की वजह से हम बोल सकते हैं जो मोर्टेलिटी रेट था अमंग वीमेन वो काफ़ी ज़्यादा था, राइट। तो काफ़ी डिमांड थी वीमेन की, इसलिए क्या होता था, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये। यहाँ पर क्या होता था, जो शादी होगी तो यहाँ पर जो दुल्हन है, दुल्हन जो होगी उसकी फैमिली को दूल्हे की फैमिली पैसा देगी, यानी डॉवरी वाला सिस्टम पूरा उल्टा था जो कि आज होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। इट मीन्स काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, वीमेन के द्वारा एग्रेरियन सोसाइटी में, किस प्रकार से वो काम कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो वीमेन है ये जमींदार भी बन जाया करती थी। इट मीन्स हमें इसके एग्जाम्पल भी मिलते हैं। इंस्टेंसेस फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी सोर्सेज सजेस्ट दैट सेवरल हिंदू एंड मुस्लिम वीमेन वर इनहेरिटेड जमींदारीज, दे कुड सेल और मॉर्टेज दोज जमींदार्स। वी फाइंड मेंशन ऑफ वीमेन जमींदार्स इन द बंगाल एंड राजस्थान। उसके बाद यहाँ पर ये भी था, थोड़े बहुत उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होते थे। लाइक यहाँ पर जब इनके पीरियड साइकिल चल रही होती थी, मेंस्ट्रुएटिंग जो वीमेन थी उनको वो यहाँ पर अलाउ नहीं करते थे कि वो टच करे किसको, जो प्लो है और जो पोर्टर का व्हील है उसको। उसके साथ साथ हमें सिमिलरली बंगाल के अंदर ये भी मिलता है देखने को कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन है वर नॉट अलाउड टू एंटर द ग्रोव्स वेयर बैटल, यहाँ पर बैटल लीव्स यानी जो पान है, बीटल लीव्स पान वर ग्रोन, जहाँ पर पान की खेती होती थी वहाँ पर जो खेत के अंदर अलाउ नहीं करते थे, जो ग्रोव्स है उसके अंदर एंट्री करने से अलाउ, यहाँ पर जो एक तरीके से अलाउ नहीं किया जाता था कि वो एंटर करें, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इनको एक तरीके से जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंडर रखा जाता था बाय दी मेल मेंबर, यानी जो मेल मेंबर है वो क्या करेगा, पूरा दबदबा दिखाएगा। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी तो आपको पता है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। अब तो ये धीरे धीरे करके कम हो रही है। यहाँ पर वीमेन वो भी इंडिपेंडेंट हो रही हैं धीरे धीरे करके। और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी वीमेन के लिए अगर एक तरीके से उन्होंने कोई विश्वासघात किया है, इनफिडेलिटी की है, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगर लेकिन मेल ने किया यही काम तो उनको पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पर हमें ऐसा मिलेगा कि जो हमें डॉक्यूमेंट्स राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से मिले हैं वो बताते हैं कि कैसे दलीलें पेश कर रही हैं, यहाँ पर पिटीशन फाइल की जा रही है विमेन के द्वारा जस्टिस लेने के लिए। और यहाँ पर पंचायत में भी वो जाके अपील किया करती थी कि भाई हमारे साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, एक्सप्लोटेशन हुआ है, हमें जस्टिस प्रोवाइड करो। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप यहाँ पर बताओगे क्या रोल था विमेन का, फिर आप आंसर को थोड़ा बड़ा करते हुए क्या बताओगे, जो वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस क्या करती थी। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिटिकली एग्जामिन द फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। तो हमारी बुक नंबर 3 स्टार्ट हो गई है।
यहाँ पर आपको एग्जामिन करना है और मैं पूछा है मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द फिफ्थ रिपोर्ट विच वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। तो आपको बताना है कि जो मेन एस्पेक्ट्स क्या है फिफ्थ रिपोर्ट के जिसको सबमिट किया गया टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। देखो फिफ्थ रिपोर्ट वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813 और इसको फिफ्थ रिपोर्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पर मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। यहाँ पर देखो पहले पूरी स्टोरी समझ लेते हैं तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा जो मैंने ऊपर हेडिंग डाली है, बट मैं आपको पहले हेडिंग वाला ही बता दूं, एज अ इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको फिफ्थ रिपोर्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो कमेटी सेटअप की गई थी उसकी 5वीं रिपोर्ट थी जिसको सबमिट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे द फिफ्थ रिपोर्ट वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। इट वॉज कॉल्ड द फिफ्थ रिपोर्ट एज इट वॉज फिफ्थ इन अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स अबाउट द वर्किंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। द कोर इशू ऑफ द फिफ्थ रिपोर्ट क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो इस रिपोर्ट के अंदर 1002 पेजेस थे और 800 पेजेस के बारे में जो भी दलीलें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जमींदार्स की रेट्स की, उनके बारे में मेंशन था। जो कलेक्टर्स की रिपोर्ट थी वो थी, उसके साथ साथ जो टेबल थे, स्टैटिस्टिकल जो रिकॉर्ड था रिवेन्यू का उसके ऊपर था, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन थी। और यहाँ पर जो रिवेन्यू और जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है बंगाल का, मद्रास का, उसके बारे में भी मेंशन गिवन था, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन थी। अब क्यों जरूरत पड़ी इस रिपोर्ट को, यहाँ पर जो फिफ्थ रिपोर्ट है इसको लाने की, तो आपको इसके पीछे की पूरी स्टोरी समझनी पड़ेगी। और जैसे ही आपने स्टोरी को समझ लिया ना, आप आराम से जो भी यहाँ पर मैंने ये सभी के सभी पॉइंट्स लिखे हैं ना, इनको लिख पाओगे अपने एग्जाम के अंदर। देखो हुआ क्या था, जो मैं आपको बताऊंगा ना उसको समझ लो पहले, उसके बाद वीडियो को तुरंत पॉज करके जो भी यहाँ पर स्लाइड में ये पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, जिनको मैंने हाईलाइट भी किया है इवन, उनको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टोरी को समझते हैं। देखो होता क्या है, यहाँ पर जो अंग्रेज का हम बोल सकते हैं, जो ब्रिटेन की रानी थी, उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दी कि आप ही इकलौती ऐसी कंपनी होंगी जो कि ब्रिटेन से क्या करेंगी, जाके ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, ब्रिटेन से जाके इंडिया के साथ व्यापार करेगी, यानी कि मोनोपोली दे दी जाती है। तो यहाँ पर लोग इसके अपोज में थे कि आप मोनोपोली क्यों प्रोवाइड कर रहे हो कंपनी को। लोग चाह रहे थे यहाँ पर कि रिवोकेशन हो, रॉयल चार्टर, जो यहाँ पर रॉयल चार्टर मिला है इस कंपनी को, उसको हटाया जाए। क्यों यहाँ पर डिमांड हो रही थी कि डिमांड टू एंड टू दी मोनोपोली ट्रेड इंजॉयड द कंपनी, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, मिस रूल कर रही है, यहाँ पर माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, करप्ट बनती जा रही है, करप्शन कर रही है। देखो होता क्या था, कोई भी पर्सन अगर ब्रिटेन से जा रहा है कंपनी का मेंबर यहाँ पर ट्रेड करने के लिए इंडिया में, तो होता क्या था, वो बहुत अमीर बन के वापस इंग्लैंड में या फिर हम बोल सकते ब्रिटेन में जाया करता था। तो इट मीन्स यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, जो भी कन्क्वेस्ट हुआ है बंगाल का आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, यहाँ पर हम बोल सकते हैं उसका जो बेनिफिट मिल रहा है ना, उसका बेनिफिट यहाँ पर कंपनी को ही मिल रहा है। हम अंग्रेजी जो सरकार है, जो यहाँ पर ब्रिटेन है, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कंपनी के लोग करप्शन कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट दिख रहे हैं, वहाँ के लोगों को सता रहे हैं। तो एक हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसी कमेटी, हमें क्या करना चाहिए, कंपनी को रेगुलेट करना चाहिए। तो रेगुलेट करने के लिए काफ़ी सारे हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 18वीं सेंचुरी के अंदर कंपनी को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी सारे एक्ट को पास किया जाता है। ब्रिटिश यहाँ पर जो ब्रिटेन है, ठीक है, उसके द्वारा काफ़ी सारे जो एक्ट है उसको पास किया जाता है। और कई सारी कमेटी भी सेटअप की जाती हैं जो कि क्या करेंगी, इन्फॉर्मेशन देंगी कि कंपनी क्या कर रही है, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, क्या कंपनी की एक्टिविटीज़ हैं। वैसे यहाँ पर सेटअप की जाती है सिलेक्ट कमेटी, और इस सिलेक्ट कमेटी की यहाँ पर ये 5वीं रिपोर्ट थी जिसको सबमिट किया गया 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, जो कि बताती है किस प्रकार से ये क्या कर रही है, क्या एक्टिविटी है इस कंपनी की। राइट, तो एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। So in Britain, many groups were not satisfied with working of the English, यहाँ पर हम बोल सकते हैं East India Company, and they opposed the monopoly enjoyed by the East India Company over the trade with India and China. They wanted a revocation of the Royal Charter that gave the company this monopoly. Many British traders wanted a share in the company's trade in India. They emphasized that the Indian market should be opened for British manufacturers. In other words, they demanded an end to the monopoly of trade. हम बोल सकते हैं enjoyed by the company. Many political groups put forth the argument that conquest of Bengal benefited only the East India Company, not the British nation as a whole. They highlighted the misrule and maladministration by the East India Company to emphasize their point. Due to above factors, as it became a hotly debated topic in Britain, the corrupt practices of the company officials, accounts of their greed came to be widely publicized in the press. उसके बाद as a result, the British Parliament passed several acts in the late 18th century to regulate the company and control the East India Company in India. उसके बाद वो क्या करते हैं, it even asked the company to submit regular reports on its administrative
ऑन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इन इंडिया। द फिफ्थ रिपोर्ट वॉज सच रिपोर्ट जिसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय दी सिलेक्ट कमिटी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टोरी को समझो, पॉइंट्स बनाओ, लिखो। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई वॉज द रिवोल्ट पार्टिकुलरली वाइड स्प्रेड इन अवध, वट प्रॉम्प्टेड द पीजेंट्स, तालुकदार्स एंड जमींदार्स टू ज्वाइन द रिवोल्ट। तो यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है कि रिवोल्ट क्यों यहाँ पर वाइड स्प्रेड होता है अवध के अंदर, क्यों यहाँ पर जो पीजेंट तालुकदार्स हैं वो ज्वाइन करते हैं इस रिवोल्ट को। देखो, अवध इन रिवोल्ट सर्च करोगे, अवध इन रिवोल्ट बाय ह्यूमैनिटीज लवर, वीडियो मिल जाएगी। अवध की स्टोरी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बट लेट मी एक्सप्लेन हियर आंसर के अंदर। आप यहाँ पर क्या बताओगे, आप यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दोगे तो ये 4+4 करके क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों यहाँ पर अवध में फैला और क्यों यहाँ पर पीजेंट और यहाँ पर तालुकदार और जमींदार इसको ज्वाइन करते हैं। तो अवध के अंदर क्यों फैलता है, यहाँ पर आप स्टार्टिंग में ये भी बता सकते हो कि 1801 के अंदर सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज कर दिया जाता है अवध के अंदर, और 1853 में लॉर्ड डलहौजी जो कि उस टाइम के गवर्नर जनरल थे वो बोलते हैं कि अवध एक चैरी है जो कि हमारे माउथ में एक न एक दिन गिर जाएगी, उसको हम एनेक्स कर लेंगे। और 1856 के अंदर फॉर्मली एनेक्स कर लिया जाता है अवध को अंग्रेजों के द्वारा। अब ये बोला जाता है कि जो यहाँ पर अवध को एनेक्स किया जाता है, ये बोला जाता है कि अवध के जो यहाँ पर राजा हैं वो मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, उन्हें ढंग से शासन करना नहीं आ रहा। उन्हें लग रहा था कि नवाब पॉपुलर नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। नवाब काफ़ी पॉपुलर था अमंग दी मासेस, अमंग दी पीपल, ठीक है। और यहाँ पर लोग उनके जाने को ऐसा बोलते हैं कि जो लाइफ है हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी। ऐसा लग रहा है अवध के जो नवाब है वाजिद अली शाह, उनका जाना हमें ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से हमारी बॉडी से लाइफ निकल गई हो, ठीक है। इमोशनल अपहेवल आ जाता है अमंग द पीपल ऑफ अवध। उसके साथ साथ यहाँ पर देखो इनके जो वाजिद अली शाह के जो कोर्ट में कई सारे लोग थे, म्यूजिशियंस थे, डांसर्स, पोएट्स, आर्टिशंस, कुक्स, रिटेनर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, यहाँ ये सभी काम करते थे। लेकिन अब क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया अंग्रेजों ने, तो उन्होंने क्या किया, इन सभी को वहाँ से निकाल दिया, वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, इसलिए वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके साथ साथ जो कोर्ट का कल्चर था, यानी जो यहाँ पर एक तरीके से कल्चर था कोर्ट का, जो भी चीज़ें उस समय चल रही थी अंडर दी वाजिद अली शाह, वो सभी की सभी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो बहुत गंदा लग रहा था लोगों को, इसलिए लोगों ने यहाँ पर रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। अब क्यों पीजेंट्स, तालुकदार और जमींदार इसको ज्वाइन करते हैं, देखो पीजेंट की बात करें तो टैक्स काफ़ी ज़्यादा था। जो टैक्स यहाँ पर 30% था उसको बढ़ाकर यहाँ पर एक तरीके से 70% वो हो जाता है। तालुकदार की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। और उसके साथ साथ इनको डिसआर्म कर दिया जाता है, इनके फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। समरी सेटलमेंट ये 1856 के अंदर लेकर आते हैं, जिससे वो बोलते हैं कि जो इनके पास लैंड का राइट था कि ये मेरा लैंड है, मेरी प्रॉपर्टी है, वो लैंड का राइट इनसे चला जाता है। और कोई भी परमानेंट, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट वॉज अज्यूम दैट इनके पास कोई भी परमानेंट स्टेक नहीं है लैंड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर एवर पॉसिबल दे वर रिमूव्ड, उनको रिमूव भी किया जा सकता है उनके खुद के लैंड से। दिस लैड टू डिसकंटेंटमेंट अमंग दी तालुकदार, यानी कि देखो वो क्या कर रहे थे, हम बोल सकते हैं आपकी बुक में डेटा गिवन है 67% कंट्रोल किया हुआ था विलेजेस उन्होंने, जो कि घटकर 30 हम बोल सकते हैं 8% हो जाता है। इट मीन्स उनकी जो ज़मीन है वो छीन ली जाती है, उनकी आर्मी छीन ली जाती है और उनके फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। समरी सेटलमेंट उनके लिए एक डिजास्टर्स प्रूव होता है, ये हम बोल सकते हैं। उसके साथ साथ ब्रिटिश को लग रहा था कि हम जमींदार यहाँ पर जो तालुकदार से उनको रिमूव कर देंगे तो उससे क्या होगा, कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्कि यहाँ पर जो अंग्रेज है उनके पास टैक्स का पैसा काफ़ी जा रहा था, और एक तरीके से जो यहाँ पर पीजेंट्स थे उनके पास जो बर्डन थी डिमांड की, टैक्स की जो बर्डन था वो काफ़ी बढ़ गया था, राइट, वो डिक्लाइन नहीं हुआ था। और पीजेंट हैप्पी भी नहीं थे इस नई सिचुएशन से, तो पीजेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद जो सदन यहाँ पर तालुकदार जो थे वो सदन अवध के, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, इनकी पॉलिसीज़ थे, और वो कई सारे जो अपना लैंड है उसको वो लॉस कर देते हैं। उसके बाद हम ये भी मेंशन कर सकते हो आप कि जो बेगम हजरत महल जो कि वाइफ थी वाजिद अली शाह जो कि लखनऊ से लड़ रही थी, उनको ज्वाइन करते हैं जाके ये तालुकदार। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं क्यों रेवोल्ट 1857 का रेवोल्ट यहाँ पर अवध में फैला, और क्यों यहाँ पर पीजेंट ने, जमींदार ने और यहाँ पर तालुकदार ने पार्टिसिपेट किया 1857 की क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 16 है, examine the visual representations of the revolt of 1857 that provoked a range of different emotions and reactions। तो आपको बताना है कि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन थे 1857 के, उनके बारे में बताना है, जो कि एक तरीके से डिफरेंट इमोशंस एंड रिएक्शन देता है। तो आपको बताना है देयर आर ए नंबर ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 लाइक पेंटिंग, पेंसिल ड्राइंग्स, एचिंग्स, पोस्टर्स, कार्टून्स, बाजार प्रिंट्स एटसेट्रा विच वर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एंड इंडियन आर्टिस्ट एंड पेंटर्स। और ये सभी हमें चीज़ें मिलेंगी। लाइक यहाँ पर क्या होता है,
रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंट किया जाता है थॉमस जॉन बार्कर के द्वारा। इसमें क्या आता है, इसमें ये बताया गया है कि जो यहाँ पर कंट्रोल कर लिया था इंडियंस ने ब्रिटिश का गैरिसन लखनऊ के अंदर, उसको रेस्क्यू किया जा रहा है किसके द्वारा, जेम्स आउटरॉम के द्वारा, हेनरी हैवलॉक एंड कॉलिन कैम्पबेल के द्वारा। तो ब्रिटिश पिक्चर्स ऑफर्स a variety of images that were meant to provoke a different range of emotions and reactions. Some of them commemorate the British heroes who saved the English and repressed the rebels. For example, Relief of Lucknow, painted by Thomas John Barker in 1859, depicts the effort of James Outram, Henry Havelock and Colin Campbell in rescuing the besieged ब्रिटिश गैरिसन इन लखनऊ। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के अंदर दिखाया जाता है कि किस प्रकार से यहाँ पर दिस रिपोर्टेड अबाउट द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के खिलाफ वायलेंस हो रही है, चिल्ड्रन के खिलाफ वायलेंस हो रही है। और ये डिमांड उठती है ब्रिटेन के अंदर कि जो भी यहाँ पर एक तरीके से वायलेंस हुआ है जो अंग्रेज चिल्ड्रन हैं और जो वीमेन है उनके खिलाफ, उसके प्रति रिवेंज लिया जाए, बदला लिया जाए। और आर्टिस्ट यहाँ पर क्या करते हैं, बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इसको एक तरीके से अपने जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उसके थ्रू ऑफ ट्राउमा एंड सफरिंग, यानी कितना सफर इनको करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की देखो अलग अलग पिक्चर्स बनेंगी, अंग्रेज बनाएंगे, इंडियंस के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप होती हैं जो कि बताती हैं, दिखाती हैं इस यहाँ पर हम बोल सकते हैं किसके बारे में, जो 1857 की क्रांति है उसके बारे में। फिर आप यहाँ पर बताओगे इन मेमोरियम के बारे में। इन मेमोरियम को किसने पेंट किया, जोसेफ न्योल पैटोन ने किया है। इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि जो इंग्लिश वीमेन है और जो चिल्ड्रन है वो बहुत डरे हुए हैं, वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, इनोसेंट फील कर रहे हैं। और एक तरीके से यहाँ पर क्या है, उन्हें डर लग रहा है वायलेंस का, डेथ का। जो कि रेबल्स हैं वो उनको एक तरीके से क्या करेंगे, मार देंगे, इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। और दिस रिप्रेजेंट द रेबल्स एज वायलेंट एंड ब्रिटिश, यानी कि एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि इंडियंस कितने बेकार हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जो अंग्रेज वीमेन हैं उनको डरा रहे हैं, चिल्ड्रन को डरा रहे हैं। और यहाँ पर ये लग रहा था जो मिस व्हीलर है उनको कि जो यहाँ पर ये लोग हैं जो इंडियन रेबल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से क्रिश्चियनिटी से हम बोल सकते हैं और भी अदर रिलीजन में कन्वर्ट करा रहे थे। किसको, जो यहाँ पर मिस व्हीलर है उनको। इसलिए आपको नीचे मिलेगी बुक गिरी हुई देखने को, किसकी है, वो बाइबल की है। तो इस प्रकार से वो क्या करती हैं, जो रेबल्स हैं उनको अटैक करती हैं, उनसे अपने आप को सेव कर लेती हैं। तो देखो एक तरीके से दिखाया क्या जाएगा, दिखाया ये जाएगा ना कि किस प्रकार से इंडियंस बहुत बेकार हैं और जो यहाँ पर अंग्रेज हैं उन इंडियंस ने क्या किया, जो अंग्रेज हैं उनको एक तरीके से बहुत सताया, उनके साथ वायलेंस किया, ठीक है, और उनको डराया धमकाया। और यहाँ पर एक तरीके से ब्रेव किसको दिखाया जाएगा, ब्रिटिश को दिखाया जाएगा। ब्रिटेन के जो पीपल हैं कितने ब्रेव है, उन्होंने इस रेवोल्ट को तुरंत सप्रेस कर दिया। इस प्रकार की चीजें दिखाई जाएंगी। तो यही यहां पर मिलेगा हमें देखने को। उसके बाद यहां पर क्या होता है, यहाँ पर एक तरीके से एक और आपको इमेज मिलेगी, एलिगोरिकल फीमेल फिगर ऑफ जस्टिस। यहाँ पर क्या है, इनके हाथ में क्या है, एक स्वॉर्ड है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने जो पैर के नीचे, अगर आप बुक ओपन करोगे तो आप उस बुक को एक बार ओपन कर लो, बुक नंबर 3, और जो आपका चैप्टर है उसमें आपको जो इमेजेस मिलेंगी ना उसको भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किस प्रकार से जो बदले की भावना डेवलप हो रही है, राइट। तो वो क्या कर रही हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, एक तरीके से अपना जो एक हाथ है उसमें जो यहाँ पर शील्ड पकड़ा हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पर स्वॉर्ड भी उन्होंने पकड़ी हुई है, ठीक है, दूसरे हाथ के अंदर। और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने पैर के नीचे रौंद रखा है इंडियन सीपॉयज को, कुचला हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो इंडियन वीमेन है और जो चिल्ड्रन है वो डरी हुई हैं फियर के साथ। तो इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पर रेवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बहुत पनिशमेंट दी जा रही है, उसको फांसी की सजा मिल रही है। ये भी इमेज आपकी बुक में गिवन है, आप देख सकते हो एंड उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर इंडियन जो नेशनलिस्ट इमेजरीज है वो कैसे डेवलप होती हैं। रानी ऑफ झांसी उनको दिखाया जाता है, बहुत ब्रेव हैं, बहुत मैस्कुलाइन फिगर हैं। उन्होंने क्या किया, एक तरीके से एक हाथ में स्वॉर्ड रख के और घोड़े पे बैठ के उन्होंने लड़ाई करी और एक तरीके से वो जो है बैटल में बाद में मारी भी जाती हैं। तो इस प्रकार से उनकी ब्रेवरी को दिखाया गया है। यहाँ पर इंडियन पेंटर्स हैं वो भी अलग अपनी जो इमेजरीज है वो बनाते हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं इंडियन लीडर्स को जो 1857 के रेवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने जो डेवलपमेंट करी और हम बोल सकते हैं इस रेवोल्ट में पार्टिसिपेट किया और बहुत ब्रेवरी उन्होंने दिखाई। उसके साथ साथ कुछ पोएम्स भी लिखी जाती हैं, लाइक सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि यहाँ पर लिखती हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लाइक अ मैन शी फॉट, शी वॉज द रानी ऑफ झांसी, जो कि हम बचपन में पढ़ते हैं काफ़ी इस पोएम के बारे में। तो ये पोएम भी लिखी जाती हैं। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना था किस प्रकार की जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर इंडिया में और प्लस में ब्रिटेन में डेवलप की जाती हैं। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन वाले हैं वो क्या दिखाएंगे, जो अंग्रेज है वही तो ये दिखाएंगे कि हमने किस प्रकार से फटाफट से इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया। और उसके साथ साथ यहाँ पर
हमें बेकार तरीके से दिखाया जाएगा और उनको अंग्रेजों को ब्रेव तरीके से दिखाया जाएगा। तो यही चीज़ मिलती है हमें देखने को। तो यहाँ पर रिलीफ ऑफ लखनऊ इन मेमोरियम मिस व्हीलर वाला पॉइंट, यहाँ पर जो एलिगोरिकल फीमेल फिगर ऑफ जस्टिस है, और यहाँ पर आपको इन चीज़ों के बारे में बताना है। बाकी रानी ऑफ झांसी आप बताओगे और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पोयम है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्विट इंडिया मूवमेंट एक मास मूवमेंट था जिसने क्या किया, जो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन है उनको एक तरीके से क्या किया, एक तरीके से हम बोल सकते हैं रेवोल्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जिसने क्या किया, ब्रिंगिंग मतलब एक साथ ला दिया इन सभी को। आपको स्टेटमेंट को क्या करना है, इल्यूसिडेट करना है एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर आपको पहले बताना पड़ेगा क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पर क्रिस्प मिशन आता है, ठीक है, क्यों आता है, बिकॉज अंग्रेजों को वर्ल्ड वॉर सेकंड में इंडियंस की हेल्प चाहिए थी, तो उन्होंने बोला आप हमको हमारी हेल्प करो। अंग्रेजों ने बोला इंडियंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस से आप हमारी हेल्प करो, उसके बदले में हम क्या करेंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद। इंडियंस ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड 1929 के लाहौर सेशन में पहले से ही बोली हुई है, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अंग्रेजों ने बोला वो तो नहीं मिलेगी। तो ये जो यहाँ पर क्रिस्प मिशन आता है अंडर द लीडरशिप ऑफ सर स्टैफोर्ड क्रिस्प, ये फेल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये खतरा था कि जो जापान है वो क्या कर सकता है, वो अटैक कर सकता है इंडियंस के ऊपर, इंडिया के ऊपर अटैक करेगा, बिकॉज जापान क्या कर रहा था, ब्रिटेन और जापान उस टाइम पे आमने सामने थे वर्ल्ड वॉर सेकंड में। तो जापान क्या कर रहा था, जो भी ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं अलग अलग उन पे अटैक कर रहा था। तो इंडिया भी कॉलोनी थी तो उसके ऊपर भी चांसेस थे कि वो अटैक करे, राइट। उसके बाद यहाँ पर इन्फ्लेशन, वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। तो हम चाहते थे कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम है, आप देखो खुद ही देखो ना 1942 आ चुका है, कितने सालों से अंग्रेज रूल कर रहे हैं, उनकी बेकार पॉलिसी, लोग तंग आ चुके हैं। तो ये सभी के सभी रीजंस थे जिसकी वजह से यहाँ पर अगस्त 1942 में यहाँ पर क्या किया जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो स्ट्राइक्स है वो होती हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर इसको मास मूवमेंट बोलते हैं, बिकॉज कई सारे लोगों ने इस यहाँ पर हम बोल सकते हैं मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। एंड यहाँ पर जो यंग लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, वीमेन काफ़ी ज़्यादा थी। इन्होंने क्या कर दिया, जो भी चिल्ड्रन है उन्होंने अपने जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनको छोड़ दिया जेल में जाने के लिए। वो रेडी हो गए कि हम लड़ेंगे, और अगर जेल में हमें भेजा जाएगा तो हम जेल में भी चले जाएंगे, अगर हमें एक तरीके से शहीद होना है अपने देश के लिए हम वो भी तैयार हैं। और महात्मा गांधी यहाँ पर स्लोगन देते हैं डू और डाई का, करो या मरो का यहाँ पर स्लोगन देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर होता क्या है, एक साल से ज़्यादा लग जाता है इस यहाँ पर जो रिबेलियन है उसको सप्रेस करने में अंग्रेज़ों को। और डिमांड क्या थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड थी, हमें एक तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो किस प्रकार से ये मूवमेंट था, क्यों ये लॉन्च किया गया, ठीक है, ये हमें बताना होगा। क्या हुआ था इसके अंदर, कब ये और यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, क्या इसके अंदर होता है, और इस प्रकार से कौन सा स्लोगन दिया जाता है, आपको उसके बारे में लिखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो सॉल्ट मार्च था 1930 का, ये एक ऐसा पहला इवेंट था जिसने महात्मा गांधी को वर्ल्ड अटेंशन प्रोवाइड करी। आपको सिग्निफिकेंस बताना है यहाँ पर, ये जो मूवमेंट है स्वराज के लिए, जो यहाँ पर ये सॉल्ट मार्च है इसका, देखो सॉल्ट मार्च बाय ह्यूमैनिटीज़ लवर सर्च करना, ह्यूमैनिटीज़ लवर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने पूरा का पूरा सॉल्ट मार्च समझाया हुआ है। तो किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, फिर यहाँ पर महात्मा गांधी क्या करते हैं, यहाँ पर जो अपने साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ जाते हैं और वो अपनी मुट्ठी में सॉल्ट को भर के बोलते हैं कि देखो अंग्रेजों, आपका ये लॉ था ना कि हम एक तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते सॉल्ट को, और सॉल्ट पे टैक्स काफ़ी ज़्यादा था, मैंने इस लॉ को तोड़ दिया है। तो उसके बाद उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो ये पूरा इसमें मेंशन है, आप पॉज करके रीड कर सकते हो, ठीक है, कि किस प्रकार से यहाँ पर जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स काफ़ी ज़्यादा था, और यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं सॉल्ट की मोनोपोली थी वो अंग्रेजों के पास थी, हम मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते थे सॉल्ट को। तो इस प्रकार की चीज़ें थी। फिर यहाँ पर महात्मा गांधी सॉल्ट मार्च लॉन्च करते हैं। आपको इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, तो इंपॉर्टेंस आप बता सकते हो, इससे जो महात्मा गांधी है वो वर्ल्ड अटेंशन की तरफ आ जाते हैं, वर्ल्ड अटेंशन इनको मिलती है। हर कोई यहाँ पर क्या करता है, जो मार्च है इसको कवर किया जाता है यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस के द्वारा। विमेन काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है लार्ज नंबर में, और उसके साथ साथ यहाँ पर कमला देवी चट्टोपाध्याय परसुएट करती हैं गांधी जी को कि इसको यहाँ पर एक तरीके से आपको मैन तक सीमित नहीं रखना इस मार्च को, बल्कि वीमेन को भी अलाउ करो। तो वीमेन भी यहाँ पर क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं बढ़ चढ़ के सॉल्ट मार्च के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये एक तरीके से रियलाइज़ कर देता है, ये जो सॉल्ट मार्च रियलाइज़ कर देता है ब्रिटिश को कि उनका जो राज है अब ज़्यादा नहीं चलने वाला, अभी नहीं, कुछ पावर इंडियंस को देनी पड़ेगी, दे हैव टू डिवॉल्व सम पावर टू इंडिया। तो इस प्रकार से आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा, पहले सॉल्ट मार्च के बारे में इंट्रोडक्शन दो, फिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको लिखना है,
राइट। और यहाँ पर आप इसके अंदर ये भी बता सकते हो किस प्रकार से जो अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन है टाइम, उसने अपनी स्टेटमेंट दी थी। पहले उन्हें लग रहा था कि ये जो एक बूढ़ा व्यक्ति है ये इतना चल नहीं पाएगा, गिर जाएगा ग्राउंड में, जब ये सॉल्ट मार्च चल रहा था। लेकिन एक वीक के बाद वो अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं और चौंक जाते हैं कितना यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति इतना फिट हो सकता है, कितने लंबा यहाँ पर डिस्टेंस चल के आए। राइट। तो इस प्रकार की चीज़ें मेंशन है, बाकी वन शॉट के अंदर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ही। क्वेश्चन नंबर 19 है, एग्जामिन करने डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज बताने हैं आपको जिनसे जो पॉलिटिकल करियर है महात्मा गांधी का उसके बारे में हमें पता चलता है। तो यहाँ पर पब्लिक वॉइसेस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने खुद के लेटर्स प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, महात्मा गांधी भी खुद अलग से लेटर लिखा करते थे, जो भी स्पीच दी जा रही है लीडर्स के द्वारा उसके बारे में लोग लिखा करते थे, अपने प्राइवेट थॉट्स को मेंशन करते थे। तो वो जो भी लेटर्स हैं, स्क्रिप्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हमें मिली हैं। उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं महात्मा गांधी क्या करते थे, हरिजन, यंग इंडिया जैसे जो न्यूज़पेपर है उनको पब्लिश क्या करते थे, उनके बारे में उसमें जो भी है चीज़ों को क्या करते थे, इन्वॉल्व करते थे। ठीक है, पब्लिश करते थे इन सभी को। राइट। तो ये सभी हमें चीज़ें मिलती हैं। ऑटोबायोग्राफी मिलती है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है हम अपनी पिक्चर खुद क्या कर रहे हैं, एक वे होता है कि हम फ्रेम कर रहे हैं पिक्चर, अपनी खुद की पिक्चर फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा होता है, इसके अंदर ऑटोबायोग्राफी हमें मिलती है महात्मा गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यू कैन मेंशन दिस पॉइंट कि किस प्रकार से ऑटोबायोग्राफी मिलती है। राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है महात्मा गांधी जी के बारे में। उसके बाद हमें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड मिलते हैं। गवर्नमेंट सरकार क्या करेगी, रिकॉर्ड छापती है। ठीक है, जो भी यहाँ पर मूवमेंट चल रहे हैं उसके बारे में, कोई भी यहाँ पर पुलिस मैन है उसने क्या किया है, जो लेटर और जो रिपोर्ट है जो पुलिस मैन ने लिखे हैं, अदर ऑफिसर्स ने लिखे हैं, उनके बारे में गिवन है। लेकिन देखो इसको हम नहीं बोल सकते एक रिलायबल सोर्स है। क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज ये ऐसे तो दिखाएंगे ना कि जो भी यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट करे महात्मा गांधी ने उसमें लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते। तो इसको हम रिलायबल नहीं बोल सकते हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को। राइट। तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स मिले जो भी यहाँ पर अंग्रेजों ने जो भी रिकॉर्ड्स को डेवलप किया था उस टाइम पे, जो प्रिपेयर किया था। न्यूज़पेपर मिलते हैं, तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा थे जो कि महात्मा गांधी के मूवमेंट को यहाँ पर कवर किया करते थे, उसके बारे में भी हमें पता लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं जैसे कि यंग इंडिया हो गया, और भी यहाँ पर हरिजन हो गए, और भी न्यूज़पेपर्स थे, बाहर के न्यूज़पेपर थे, अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन टाइम भी महात्मा गांधी के मूवमेंट को कवर किया करती थी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो लैंग्वेज का इशू है इसको बहुत डिबेट किया जाता है। आपको व्यूज़ बताने जो कि मेंबर हैं जो असेंबली ने दिए थे। देखो यहाँ पर क्या था, जो डिबेट होती लैंग्वेज को लेकर, ठीक है, इसके बारे में जो आर.बी. धुलेकर, श्रीमती जी दुर्गाबाई, श्री शंकर राव दियो, टी.ए. रामालिंगम चेटियार, ये सभी अपने व्यूज़ को रखते हैं। आर.बी. धुलेकर का मानना था कि वो सपोर्ट करते थे हिंदी को, वो चाहते थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। राइट। उसके बाद लैंग्वेज कमेटी बैठाई जाती है, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है सॉल्व नहीं होती। फिर श्रीमती जी दुर्गाबाई यहाँ पर अगेंस्ट में थी हिंदी के, कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, वो इसके यहाँ पर अगेंस्ट में थी। वो चाहती थी कि, वो बोल रही थी कि साउथ में जो अपोजिशन है हिंदी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं ये और भी जो मेंबर हैं ये भी क्या करते हैं, अपने अपने जो व्यूज़ हैं उनको रखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। राइट। तो देखो ये जो टॉपिक है काफ़ी बड़ी हो चुकी है ये वीडियो, तो ये जो भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं इनको एक बार आप पॉज करके समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी वन शॉट में वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ मैं आपको इसको बता दूंगा। ठीक है, आप बस यहाँ पर ये देख लो कि इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपको समझ में आ जाएगा। और एक दो लाइन आपको समझ में ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वन शॉट वीडियो अपलोड करूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा लास्ट है 21वां क्वेश्चन। इसमें गिवन है कि जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिबेट होती है कि किसको ज़्यादा पावर दी जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, किस प्रकार से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर अंबेडकर थे, नेहरू थे, गोपाल स्वामी अयंगर, बालाकृष्ण शर्मा, ये सभी के सभी चाहते थे कि यहाँ पर क्या हो, एक तरीके से जो सेंटर है उसको जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके उतना बनाएं। लेकिन यहाँ पर एक और हमें मेंबर मिलेंगे जो कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं के संथानम, जो कि यहाँ पर बोल रहे थे कि नहीं, स्टेट को पावर ज़्यादा देनी चाहिए हमें, मतलब एक तरीके से सेंटर के पास ज़्यादा पावर मत रखो, स्टेट को भी दो। तो इस प्रकार की डिबेट होती है। तो पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर थोड़ी बहुत डिबेट को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत डिबेट को एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर आप बताओगे उसके बारे में कि किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी। तो यहाँ पर 3 लिस्ट के बारे में यू कैन मेंशन, तीनों लिस्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मोस्टली बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, वो हमने यूनियन गवर्नमेंट को दिए हैं, सेंटर को दिए हैं। जो मिनरल कंट्रोल करने की जो राइट है वो किसके पास है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी मोनोपोली यहाँ पर गवर्नमेंट के पास ही है। राइट। टैक्सेस में हमने दिया कुछ ऐसे टैक्सेस है जो हमने किसको दिए, जो सेंटर ही कलेक्ट कर सकता है, कुछ ऐसे जो स्टेट करेगा
और कुछ ऐसे जो दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। टैक्स का यहाँ पर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो वो कौन कौन से टैक्स है आप देख सकते हो। तो किस प्रकार से जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। तो आप पहले थोड़ी डिबेट एक्सप्लेन कर दो, कौन सा सपोर्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कौन सा नहीं है। उसके बाद आप बताओगे किस प्रकार से जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ऐसे चीज़ें मिलेंगी, ऐसे प्रोविजंस हम डालते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी पावरफुल बना देती है, राइट। तो हमें मिलेगा यहाँ पर हमारा जो फेडरल सिस्टम तो है बट यूनिटरी बायस, यानी कि थोड़ा हमारा जो स्टेट मतलब जो सेंटर है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू यहाँ पर स्टेट, राइट। तो ये थे हमारे 21 क्वेश्चंस। बाकी यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन शॉट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से और समझा दूंगा, तो आपको जो बुक नंबर 3 है उसका, तो आपको और क्लैरिटी माइंड में मिल जाएगी, राइट। बाकी हमने 21 क्वेश्चन देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 8 मार्क के PYQs की वीडियो मिलेगी, प्लीज़ उसको भी देख लेना। आपको वहाँ पर और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस भी कर लेना। सारी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा, सारी वीडियोज़ को देख लो। चलिए फिर मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।